अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लैब नंबर 4 और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं बेसिकली सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ये तीनों चीज़ें इन एरेस। ठीक है, एरे में इंसर्शन डिलीशन से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम एंड में सर्चिंग का भी टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। सर्चिंग में बेसिकली हमने दो एल्गोरिथम कवर किए हैं, एक लीनियर सर्च एंड एक बाइनरी सर्च, और दोनों ही इस लैब में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एरेज ही है। एरेज के हमारे पास एल्गोरिथम इफ़ यू रिकॉल थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, पूरी वर्किंग इसकी डिस्कस हो चुकी है, तो मैं वर्किंग और एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर किसी को इसकी अंडरस्टैंडिंग स्टिल क्लियर नहीं है तो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, आप उसको दोबारा से रिवॉच कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब एल्गोरिथम के अंडरस्टैंडिंग पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हम काम करेंगे लैब में। तो सबसे पहला जो एल्गोरिथम है वो क्या है कि एरे में इंसर्शन करनी है। थोड़ी थोड़ी सीधा बातें याद दिला देता हूँ कि इसकी अगर आप डिक्लेरेशन देखें तो इसमें चार चीज़ें हमारे पास इनपुट हैं इंसर्ट के मेथड में। ठीक है, एक तो चीज़ है एल ए, जिसे लीनियर एरे कहा जा रहा है, एन उसकी लेंथ, और मैंने बताया था कि जब भी आप एरे किसी फंक्शन को पास करते हैं तो आपको उसकी लेंथ तो उससे पास करनी ही पड़ती है। तीसरा पैरामीटर जो है वो एलिमेंट या आइटम जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं एरे में। और फोर्थ चीज़ है कि वो लोकेशन जिस लोकेशन पे आप उस एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो एरे में आप कभी भी एक एग्जिस्टिंग एरे में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे यूजिंग दिस इंसर्शन फंक्शन। ठीक है, तो हमें ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो कभी भी एरे के अंदर किसी भी लोकेशन पे एक नया डेटा इंसर्ट कर सके। ठीक है, तो स्टेप्स बड़े सिंपल से थे कि मुझे क्या करना होता है कि एक लूप लगानी पड़ती है और एरे के एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देना होता है। ठीक है, कहाँ शिफ्ट कर देना होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट एलिमेंट। पहले हम लास्ट वाला शिफ्ट करते हैं, तो इसलिए ये लूप डिक्रीमेंटल चलती है। तो इसमें आप पहली लाइन देख सकते हैं, आई जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसको मैंने इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट यानी n-1 पे सेट किया हुआ है। उसके बाद मैं लूप रन करता हूँ कब तक? उस लोकेशन तक जहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है। तो उस लोकेशन तक मुझे जहाँ तक इंसर्ट करना है वो है के, तो के तक मैं अपनी लूप को डिक्रीमेंट करवाता हूँ। ठीक है, तो स्टेप 4 में सिंपली लूप डिक्रीमेंट हो रही है और स्टेप 3 बता रहा है शिफ्टिंग होगी। और शिफ्टिंग क्या है? चूंकि मुझे हर एलिमेंट को एक स्टेप आगे टुवर्ड्स राइट मूव करवाना है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डायग्राम के सॉरी फिगर। इस फिगर में अगर आप देखें तो हर एलिमेंट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा है। तो राइट शिफ्ट करने का तरीका सिंपली यही है कि मैं अपनी करंट इंडेक्स में +1 कर दूं तो अगली इंडेक्स आ जाती है। तो हर मर्तबा मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट यानी i+1 इंडेक्स पे प्रेजेंट वाला एलिमेंट मूव करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं हर एलिमेंट के साथ करता हूँ तो मेरे सारे के सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाते हैं और वो प्लेस सॉर्ट ऑफ अवेलेबल हो जाती है या वैकेंट हो जाती है जहाँ पे मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो विदाउट लूजिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा। ठीक है, मुझे पहले जगह बनानी पड़ती है ताकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा लॉस ना हो। और फिर जब मेरे पास वो प्लेस अवेलेबल हो जाता है तो उसके लोकेशन पे मैं प्लेस कर देता हूँ अपना डेटा। और फाइनली एक स्टेप क्या करता हूँ, अपनी लेंथ को कर देता हूँ मॉडिफाई, क्योंकि अब एलिमेंट एक ऐड हो गया है तो मेरी जो प्रीवियसली लेंथ थी वो उसमें चेंज होकर एक इंक्रीमेंट हो चुका है। तो ये इंसर्ट का फंक्शन एक वक्त में सिर्फ एक ही डेटा एलिमेंट इंसर्ट करता है और ये एरे की किसी भी लोकेशन पे इंसर्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट वो लोकेशन एरे की लेंथ के अंदर हो, यानी वैलिड लेंथ होनी चाहिए, वैलिड इंडेक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी इस वाले फंक्शन इस एग्जांपल को देखें और मैं कहूँ इंसर्ट एट लोकेशन 9। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैं लेंथ के आगे इंसर्ट नहीं कर सकता, लेंथ तक जा सकता हूँ, क्योंकि बीच में वरना फिर दो एम्प्टी स्लॉट्स आ जाएंगे तो फिर एरे के जो एलिमेंट है उसमें गैप होगा, ब्रेक हुआ होगा बीच में ब्रिज, तो उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा मैं, तो ये इश्यूज आएंगे। तो इसमें इंसर्शन हमेशा वैलिड इंडेक्स पे होती है और वैलिड इंडेक्स क्या है? वो इंडेक्सेस जो लेंथ के अंदर आती हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे हमारे पास कोड भी गिवन है।
हम सॉर्ट ऑफ यही कोड लिख लेंगे, कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है मैं मॉडिफिकेशन करूँ, लेकिन मेन बातें बता देता हूँ। एरे हमने यहाँ पे सिंपली एरे ही है तो स्टैटिक ही रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एरे में क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा इसको आप डीएमए से भी कर सकते हैं, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से भी ये काम किया जा सकता है, जो कि हमने लास्ट लैब में कवर किया है। लेकिन फिलहाल इसको सिंपल रखने के लिए एरे ही रख रहे हैं, डायनेमिक एरे नहीं कर रहे। तो एरे में हमने 30 का से साइज करवाया हुआ है यहाँ पे, और फिर यूज़र से पूछ लेंगे कि भाई आप कितने एलिमेंट ऐड इंटर करना चाहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वो 30 तक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और उसके बाद वो सारे के सारे एलिमेंट हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो वही वाली लाइन हो गई कि यूज़र से इनपुट लेने वाला पोर्शन, यूज़र से पूछना है कितना एलिमेंट, और यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें इनपुट ले लिया। तो पहला पीस ऑफ कोड तो ये हो गया, जिसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अपना एरे तो फिल करें, एरे इनिशियली एम्प्टी है, या तो मैं ये नहीं करता तो एरे को इनिशियली खुद ही से डिक्लेयर करा देता हूँ, कोई भी इसमें स्टैटिक डेटा दे सकता हूँ, तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली मैं यूज़र से पूछता हूँ कि भाई आप मुझे बताएं वो एलिमेंट जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी आइटम, और वो लोकेशन जहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी उसकी लोकेशन, जैसे हम के कह रहे थे, ठीक है। और फिर क्या होता है कि मैं, जाहिर सी बात है, जब मेरे पास ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो मुझे अब क्या करना है, मेरे पास अच्छा चूँकि फ़ंक्शन तो है नहीं, सब कुछ मेन फ़ंक्शन में ही है, तो मुझे एक स्टेप जो था बच जाता है मेरे पास, कि मुझे ये चेक करना पड़े कि मेरे पास लोकेशन कहाँ पर है। ये सब चीज़ें जो थी वो बच गईं, और यहाँ पे मैंने व्हाइल लूप की बजाय लगाई हुई है फॉर लूप, और फॉर लूप में आई को मैंने यहीं पे इनिशियलाइज़ कर दिया, नम से किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा-सा इन्होंने एल्गोरिथम चेंज किया हुआ है, और अगर आप यहाँ देखें तो ये वाली लाइन भी थोड़ी-सी आपको चेंज दिखाई देगी, ठीक है। ये चेंज इसी वजह से हो गई है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नम लिखा हुआ है, नम -1 नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक आगे वाली लोकेशन से ही शुरू कर रहे हैं, यानी लास्ट लोकेशन से नहीं, बल्कि लास्ट के बाद वाली लोकेशन होती है नम, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये मूव कैसे कर रहे हैं कि प्रेज़ेंट लोकेशन पे पिछली वाली लोकेशन का डेटा रख दें। तो बात तो वही है, प्रिंसिपल स्टिल वही है, लेकिन ध्यान रहे कि स्टार्टिंग इंडेक्स इन्होंने डिफरेंट ली है, इस वजह से ये वैलिड है, ठीक है। और वही सिंपल फार्मूला, लोकेशन तक आप डिक्रीमेंट करते रहेंगे और पूरी साइकिल चलती रहेगी। और इवेंचुअली जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो सिंपली आपने के या लोकेशन पे, ठीक है, यहाँ पे अब के मुझे पास तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो झंझट नहीं है। और डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, एन को प्लस प्लस कर दिया, लास्ट स्टेप एल्गोरिथम का ये था कि आप एन को इंक्रीमेंट कर दें, और एन इंक्रीमेंट होने के बाद क्या कर रहे हैं आप, अच्छा ये स्टेप ऊपर नीचे कर दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दोनों स्टेप्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं नम प्लस प्लस पहले करूँ तो ये बाद वाले स्टेटमेंट पे कोई फ़र्क आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं एरे लोकेशन वाला स्टेप, ये वाला स्टेप जो है पहले कर दूँ और नम प्लस प्लस बाद में करूँ, तब भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, ये नम वाला स्टेटमेंट और ये लोकेशन वाला स्टेटमेंट दोनों इस शिफ्टिंग के बाद आने चाहिए, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो बाद औक़ात कुछ स्टेप्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि यहाँ हुआ, लेकिन हर मर्तबा ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, नम प्लस प्लस कर दिया और लोकेशन पे इंसर्ट कर दिया। हम देखते हैं, मैं तो कोशिश करूँगा कि हम वही अप्रोच फ़ॉलो करें जो हमने एल्गोरिथम में पढ़ी, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप मैप कर सकें, ठीक है। तो थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं इसमें, लेकिन स्टिल फंक्शनैलिटी रिमेन्स सेम। और जब सब कुछ हो जाएगा तो इवेंचुअली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करा के वेरीफाई करना पड़ेगा कि एरे जो आपने इंसर्ट किया है वो सक्सेसफुली उसमें एलिमेंट इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये होगा, तो इसी प्रोग्राम को हमने इम्प्लीमेंट करना है। इनिशियली मैं थोड़ा इसको सिंपल रखूँगा। सिंपल किस तरह रखूँगा, मैं यूज़र से एरे के एलिमेंट इनपुट नहीं लूँगा, ये आपको आता है ऑलरेडी, आप कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, आप कर चुके हैं, तो मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। मैं एक स्टैटिक एरे और इनिशियली इनिशियलाइज़ भी करा लूँगा उसे, और उसमें कुछ नहीं कराऊँगा, ठीक है, टू सेव सम टाइम। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एडिटर मैंने ओपन कर लिया है। अच्छा, तो एडिटर में मेरे पास, ठीक है, आप
एडिटर में ऑलरेडी मेरे पास ओपन है आपका वर्क स्पेस, जिसमें हम काम कर रहे थे वही वर्क स्पेस इस वक्त ओपन हुआ है लैब। मुझे इसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, यहाँ पे आता हूँ मैं, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और ये फोल्डर है हमारा लैब 4। ठीक है, लैब 4 का एक मैंने फोल्डर इसमें क्रिएट कर लिया। अच्छा, थोड़ी सी नेमिंग कन्वेंशन हमारी चेंज हो गई है तो मैं इसमें भी चेंज कर देता हूँ। लैब 4 लैब 3 इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ अपने कन्वेंशन को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, इट्स नॉट अ नेसेसरी स्टेप, बस कुछ नेमिंग कन्वेंशन जो है चेंज कर दी, स्पेस डाल दिए मैंने फोल्डर के नेम में। ठीक है, अब सभी सीक्वेंस में लग रहे हैं, लैब 1 2 3 एंड 4। तो लैब 4 के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उस फाइल को नाम दे देते हैं हम सिंपली एरे डॉट सी। इसमें मुझे वही मेन फंक्शन बनाना है, तो वही हैश इंक्लूड और stdio डॉट h। ठीक है, वही मेरे पास इंट मेन और वही एंड में मेरे पास रिटर्न 0। ठीक है, तो काम क्या करना है, सबसे पहले मैंने जैसे कि कहा मुझे एक एरे रिक्वायर्ड है, तो मैंने इंटीजर टाइप का एरे ले लिया। ठीक है, और इसमें शुरू में ही इसको इनिशियलाइज करा दिया कुछ डेटा एलिमेंट से, और डेटा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने इसमें 5 एलिमेंट पहले से ही इंसर्ट करा दिए। देन मुझे क्या करना है, यूज़र से पूछना है कि भाई आप जो एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं वो बताएं। तो मुझे एक प्रिंटफ मैसेज चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट। ठीक है, और यहाँ पे उससे मैं इनपुट ले लेता हूँ स्कैनफ, और स्कैनफ में क्या करना है, मुझे इनपुट लेना है, इंटीजर लेना है, तो %d, और मेरे पास वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं वेरिएबल का नाम इधर लिख लेता हूँ, से चलें element एलिमेंट ही कर लेता हूँ। अब चूंकि ये मैंने एलिमेंट नाम का वेरिएबल यूज़ किया तो मुझे इसको ऊपर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और मैंने ऊपर लिख लिया element। ठीक है, ये आ गया। फर्दर मुझे ज़ाहिर सी बात है लोकेशन भी चाहिए, तो मैंने लोकेशन नाम का एक वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्लेयर करा दिया। ये 2 लाइनें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट कर्सर डाउन, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, और मुझे क्या करना है, एंटर लोकेशन फॉर इंसर्ट, ऑफ इंसर्शन कह लें, लोकेशन ऑफ इंसर्शन, और इधर मुझे किस में, लोकेशन में इनपुट लेनी है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चेक हम यहाँ लगा सकते हैं कि बिफोर परफॉर्मिंग इंसर्शन में ये बात मेक श्योर कर लूँ कि लोकेशन विद इन द रेंज है या नहीं है, तो ये भी किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे नहीं कर रहा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पूरा एल्गोरिथम फॉलो करना है। तो एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या था कि आप लूप लगाएं और लूप स्टार्ट करें। ठीक है, अब मैं फॉर भी लगा सकता हूँ, मैं वाइल भी लगा सकता हूँ। मैं फ़िलहाल वाइल लगा रहा हूँ। ठीक है, फॉर से भी काम किया जा सकता है, वाइल क्यों लगा रहा हूँ, ताकि आपको वो रिलेट कर सकें वो सारे स्टेप्स जो एल्गोरिथम में लिखे हुए। तो यहाँ से आपका इंसर्शन का एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, इंसर्शन एल्गोरिथम बिगिंस। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और पहली लाइन में क्या था, मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया था और उसे इनिशियलाइज किया था किससे, n-1 से। अच्छा, अब n यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ,
तो n चले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक कांस्टेंट के तौर पे और लिख लेता हूँ हैश डिफाइन n और इसको ले लेता हूँ मैं 5, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने समझ लें लिख लिया था 5, n लिख लिया था। नहीं भी लिखता ऑप्शनल हो जाता है, आपको पता ही है कि आगे अगर मैं इनिशियलाइज करूँ तो ऑप्शनल है, लेकिन मैंने यहाँ पे फिलहाल लिख दिया। तो ये हो गया मेरे पास n-1, ठीक है। अगर आपका साइड बाय साइड में एल्गोरिथम भी इधर लिख लूँ तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम भी मैं आपका साथ में ले आता हूँ, ठीक है। ये रहा एल्गोरिथम आपका, लाइन बाय लाइन मैं बिल्कुल कंपेयर करूँगा और इसको कन्वर्ट करूँगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये एल्गोरिथम है, सबको होपफुली दिखाई दे रहा होगा। और इसको भी हम कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे एल्गोरिथम को लिख रहा हूँ। इस वक्त देखिए मैंने लाइन 1 लिख ली है। लाइन 2 कहती है भाई लूप लगाएं, लूप लगाना है तो मैंने लिखा वाइल, ठीक है। और लूप कब तक चलनी चाहिए, जब तक कि आई की वैल्यू, यहाँ पे के का वर्ड अच्छा यूज हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भाई जब तक कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या ना हो जाए, के की जगह मेरे पास है लोकेशन, तो मैंने लोकेशन का वर्ड लिख दिया, ठीक है। जब तक ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो क्या काम करते रहो, सिंपली आपने करना है अपने जो भी आपके एरे का नाम है, यहाँ पे एरे का नाम मेरा मैंने ARR लिया है तो मैं लिख देता हूँ ARR, और इंडेक्स क्या है i+1 तो i+1 ही लिख दूंगा, ठीक है। इसके अंदर सिंपली कॉपी करना है ARR i, यानी प्रेजेंट वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर देना। और एक और काम लूप के अंदर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, i++, ये नहीं i -1, लूप मेरी लास्ट लोकेशन से टूवर्ड्स स्मॉलर लोकेशन की तरफ जा रही है, तो ये डिक्रीमेंटल लूप। तो i माइनस माइनस मैंने डिक्रीमेंट कर दिया और यहाँ पे लूप मेरी एंड हो जाती है। और उसके बाद लूप के बाद कौन सा स्टेप लिखा हुआ है, सिंपली स्टेप लिखा हुआ है कि आपने अपने एरे की लोकेशन जो भी आपको गिवन यूजर ने जो लोकेशन दी थी उस जगह पर क्या इंसर्ट कर देना है, उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और उसके बाद सिंपली मैं कह रहा हूँ कि मुझे n को प्लस प्लस करना है, तो n यहाँ पे चूंकि है तो क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। कांस्टेंट तो मैं चेंज नहीं कर सकता n को, यानी मुझे करना पड़ेगा वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है ये जो n यहाँ पे मैंने लिखा था इसको भी मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, एन कह लूँ या इसे लेंथ कह लूँ, या मैं अपने पास खुद ही मैनेज कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, और इसको करने का एक और तरीका निकालते हैं, एन लेंथ, ठीक है। और फिर हर जगह मुझे लेंथ का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इसको एन ही लिख लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। एन इक्वल्स टू, अभी मैं इसको 5 ही लिख देता हूँ और यहाँ से हैश डिफाइन हटा देता हूँ। कांस्टेंट होगा तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, मुझे लेंथ को मॉडिफाई करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिंपली एन में इंक्रीमेंट करना है तो एन प्लस प्लस, लेंथ मेरी बढ़। अब उसके बाद मुझे सिर्फ ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि जो मैंने डेटा एलिमेंट इंसर्ट किया है ये आया इंसर्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ प्रिंट करने की ज़रूरत है और प्रिंट एफ लगाना है, तो मैं यहीं से बल्कि ऐसे लिख लेता हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ क्या है, एरे आफ्टर इंसर्शन, या आफ्टर इंसर्शन लिखना ही काफ़ी, आफ्टर इंसर्शन जो आपके एरे की स्टेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे मैं लाइन चेंज भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट आपने इंसर्ट किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और चूँकि एरे में मल्टीपल एलिमेंट है तो मुझे लूप चाहिए, तो मैंने एक फॉर लूप लगा ली। फॉर लूप की वैल्यू आई इक्वल्स टू 0 से ही स्टार्ट होगी और आई लेस देन हमेशा एन रहेगा, एन मेरा मॉडिफाई ऑलरेडी हो चुका है। और इधर क्या आ जाएगा, आई प्लस प्लस
अच्छा आप देख लें, मैंने आई को यहाँ पे सिंपली ऐसे ही लिखा है, डिक्लेयर नहीं करा है। मैं रीडिक्लेयर नहीं करा सकता वरना एरर आ जाएगा कि आई तो आपने पहले भी डिक्लेयर कराया था, आपने फॉर के अंदर दोबारा से आई को डिक्लेयर कराया, तो मुझे रीडिक्लेयर कराने की ज़रूरत नहीं है, इसका काम ख़त्म हो चुका है, आई का मैंने रीयूज़ कर लिया। और इसमें सिंपली मुझे क्या लिखना है, प्रिंटफ, और इसमें लिखना है %d कॉमा, ठीक है, %d कॉमा, और इस जगह पे क्या आ जाएगा, असल में क्या डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ARR आई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ARR आई में कॉमा नहीं करा था, मैं लाइन चेंज करा के भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो लाइन चेंज करा देता हूँ, हर एलिमेंट के बाद लाइन चेंज हो जाएगी, तो ये भी कर सकते हैं हम। चलिए लाइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कोडिंग मेरी हो गई कंप्लीट, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एल्गोरिथम की मैंने ईच एंड एवरी लाइन को स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट कर दिया कोड में। एल्गोरिथम का पार्ट मेरा यहाँ तक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्शन एल्गोरिथम बिगिंस, तो यहाँ पे आ जाएगा इंसर्शन एल्गोरिथम एंड्स, यहाँ पे इंसर्शन एल्गोरिथम एंड्स हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था हमारा एल्गोरिथम था, ठीक है। तो एल्गोरिथम का पार्ट सिर्फ इतना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हो गया। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, वही मैंने मिस्टेक की जो हम नहीं करनी चाहिए थी, जो मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एरे के जो ब्रैकेट्स हैं इसके दरम्यान में मैं वेरिएबल तो लिख नहीं सकता, लेकिन लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड में। कौन से स्टैंडर्ड्स में, जो सी के हमने पढ़े थे 99 के स्टैंडर्ड में। मसला यहाँ पे जो आया वो ये है कि एन जो है पहले मैंने एरे को असाइन कर दिया और बाद में डिक्लेयर किया है, तो इस वजह से यहाँ पे इशू आ रहा है कि एन डिक्लेयर नहीं है, ठीक है, ये वो वाला इशू है। मैं फ़िलहाल लिख सकता हूँ इसमें एन वेरिएबल, क्योंकि हमें ये अलाउ कर दिया था कि एरे के साइज़ के अंदर वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। एरर मैं दोबारा से क्लियर दिखा देता हूँ, ये लिखा होगा कि डिक्लेयर नहीं है, डिक्लेरेशन का एरर होगा। इसको मैं वापस जूम कर देता हूँ, इसको हम ऐसे ले आते हैं, ठीक है। एन अनडिक्लेयर का एरर है, ठीक है, वो एरर नहीं है कि एरे के उसमें नहीं दे सकती, एन को अनडिक्लेयर का एरर कह रहा है, ठीक है। लेट्स री रन इट, एन को मैंने पहले लिख दिया है। अच्छा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक्सेस एलिमेंट इन एरे, एक्सेस क्यों है एलिमेंट इन एरे, ऐसा तो कहीं नहीं है एरे मेरे, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। एक्सेस एलिमेंट यूँ हो रहा है कि एन का जो इनिशियली मैंने साइज़ रखा है, साइज़ और लेंथ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पे, चलें मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा नंबर, यहाँ पे जो इसका साइज़ है मैं थोड़ा बड़ा रख देता हूँ, 10 ही रख देता हूँ, ठीक है। एन लेंथ है और ये जो 10 लिखा गया ये इसका साइज़ है, एन लेंथ है और ये जो 10 लिखा गया इसका साइज़ है। तो मैं वापस एन को नीचे ले आया हूँ, मैं लेंथ चेंज कर रहा था, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान दें इस इमेज में भी, मैनुअल में, तो ये देखें इस वक्त जो है इसकी लेंथ जो है वो है 7, लेकिन इसका साइज़ क्या है, 10 है। तो मेरे एरे में मैं नया एलिमेंट सिर्फ उसी सूरत में इंसर्ट कर सकता हूँ कि जब उसमें गुंजाइश हो, यानी इसमें ऑलरेडी कुछ प्लेस वैकेंट हो कि जहाँ पे मैं इंसर्शन कर सकूँ। तो यहाँ पे यही कह रहा था ये इशू, एरर ये बता रहा था कि आपके एरे में तो जगह ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने इसमें जगह बना दी है, ठीक है। तो 10 रख सकता हूँ, इनिशियलाइज़ में सिर्फ 5 की हैं तो 5 की जगह स्टिल अवेलेबल है, और मैंने अपने एन को 5 ही सेट कर दिया क्योंकि इनिशियली मेरे पास 5 ही एलिमेंट थे, ठीक। तो मैं इसे रन करता हूँ दोबारा से, होपफुली अब रन हो जाएगा विदाउट एनी एरर्स, ठीक है। तो हो गया, कह रहा है एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इसमें जो मेरे स्टेटा सेट में नहीं है वो नंबर इंसर्ट करा लेता हूँ। मैं कहता हूँ ओके 17 इंसर्ट कर, लोकेशन मैं कहता हूँ थर्ड लोकेशन पे इंसर्ट कर। थर्ड लोकेशन याद रहे फोर्थ एलिमेंट होता है, तो आप देखें फोर्थ एलिमेंट मेरा क्या आ गया, 17 आ गया, और 4 5 आगे शिफ्ट हो गए, ठीक है, शिफ्ट आगे हो गए, डिलीट नहीं हुए, कोई ओवरराइट नहीं हुआ, मेरा डेटा स्टिल वहीं पर
मौजूद है। दोबारा रन करके देख लेते हैं, लेकिन वही जैसे कि मैंने बताया कि ये ज़्यादा बेहतर लगेगा कि मैं कॉमा सेपरेटेड शो कराऊँ आपको, बजाय इसके कि न्यू लाइन, क्योंकि न्यू लाइन में वो इंसर्शन जैसी फीलिंग नहीं आती, तो कॉमा सेपरेटेड कर देते हैं। दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, मैंने 66 ले लिया। एंटर लोकेशन बोला मैंने, लोकेशन इस मरतबा ले ली 1, यानी सेकंड लोकेशन पे, सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहली इंडेक्स 0 होती है, दूसरी इंडेक्स 1। तो ये देखिए 66 कहाँ आ गया, 66 आ गया आपका सेकंड लोकेशन पे, और 2 3 4 5 सारे के सारे शिफ्ट होकर आगे चले गए। तो दैट मीन्स कि ये इंसर्शन का एल्गोरिथम सही काम कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इसे लोकेशन दी जाती है उस लोकेशन पे इंसर्ट कर देता है, और बाकी जो उस लोकेशन से ऑनवर्ड डेटा होता है उसको एक एक लोकेशन आगे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन की इंसर्शन का एल्गोरिथम सर कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे काम कर रहा है, तो पहले ये बता दे, फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जी क्लास, कोई कन्फ्यूजन? क्लास एनी क्वेरीज? चलिए ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी और हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि मैं एक चीज़ चेक करता हूँ, लेकिन साइज़ ऑफ करूँगा तो वो मुझे साइज़ दे देगा, शायद ना काम करे। साइज़ ऑफ पढ़ के देख लेता हूँ कि उस सूरत में मेरे पास लेंथ आती है या साइज़ आता है। साइज़ ऑफ एरे करके देखते हैं, लेट्स सी साइज़ मेरे पास क्या आता है, और मैं यहाँ पर n को प्रिंट भी करा लेता हूँ तसल्ली के लिए कि प्रिंट एफ n की वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू %d। अगर तो ये 5 आ जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर 10 आता है तो फिर ये अप्रोच हमारी काम नहीं करेगी। लेट्स सी, ये तो अच्छा, इसने साइज़ तो बाइट्स में दे दिया, और यानी ये 10 के लिहाज से ही काम कर रहा है, तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। n की वैल्यू फिगर आउट करने के लिए हमें मैनुअली ही n को प्रोवाइड सप्लाई करना पड़ेगा, जितने मेरे एरे में एलिमेंट होंगे उतना ही मुझे इसको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। कंट्रोल सी से मैंने टर्मिनेट कर दिया, कंट्रोल जी कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ वापस, इनको मैंने फ़िलहाल 5 रखा, सही। तो ये हो गया इंसर्शन का एल्गोरिथम। इसी तरह मैं डिलीशन का एल्गोरिथम भी कर सकता हूँ। अब सवाल ये है कि अब मैं डिलीशन करना चाहूँगा तो फिर मुझे एक और मरतबा एक और फाइल बनानी पड़ेगी, एक और कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, इसी तरह का काम। तो क्या किया जाए? चलें फ़िलहाल तो ऐसे ही करते हैं कि इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं और दूसरी फ़ाइल में ये काम करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एक बेहतर तरीका इस काम को करने का। तो एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लेफ्ट 4 में, और इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही एरे 2 नाम दे देता हूँ, ये 2, ठीक है। इसमें मैं इसी कोड को पेस्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा तो ये कोड मेरा डिलीशन के लिए भी काम करने लग जाएगा। एरे में ऑलरेडी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ तक सो फार सो गुड। एरे की लोकेशन मुझे बतानी पड़ेगी कि किस लोकेशन से मैं डिलीट करना चाहता हूँ, एलिमेंट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने पहले एल्गोरिथम रख देता हूँ ताकि आप वो सामने सामने कंपेयर कर सकें। सेशन हो गया। डिलीशन का एल्गोरिथम कैसे काम करता है वैसे ही करता है, और एलिमेंट को पहले डिलीट करने से एक टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी कर लेता है, और फिर उसके बाद लूप को रिपीटेडली रन करता है फ्रॉम दैट लोकेशन से लास्ट एलिमेंट तक, और सब एलिमेंट को एक लोकेशन पीछे शिफ्ट कर देता है, क्योंकि अब जगह बीच में से खाली हुई है तो इसको इसकी डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग
पीछे की तरफ होती है, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और जब इवेंचुअली जब एलिमेंट डिलीट हो जाता है तो इसमें एन भी है आपका जो है एक डिक्रीमेंट हो जाता है। तो मैं इसको साइड बाय साइड रख लेता हूँ एल्गोरिथम को, और यहाँ पे इसकी हम रख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो इनिशियली मुझे क्या करना है, आइटम को निकाल लेना है एलिमेंट में। तो यहाँ से पहले मैंने ये चीज़ तो हटा दी है, मुझे रिक्वायर्ड नहीं, मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड है लोकेशन। इसका अगर आप सिंटेक्स देखें तो इसके 3 इनपुट पैरामीटर्स हैं। इसका सिंटेक्स यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं है, मिस हो गया है। खैर, डिलीशन में 3 चीज़ें आती हैं इनपुट आपके पास, एरे, एरे की लेंथ, और वो लोकेशन जहाँ से डिलीट करने वाले एलिमेंट नहीं होता। लेकिन ये फंक्शन मुझे एलिमेंट रिटर्न ज़रूर करता है, यानी कि वो डेटा जो है एलिमेंट में जाके स्टोर हो जाता है। डेटा जो रिटर्न होता है वो एलिमेंट में स्टोर होता है, यानी ये जो आइटम है इट्स माय एलिमेंट। तो जब डिलीशन का एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ कि ये है क्या चीज़, डिलीशन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो सबसे पहले काम जो इसमें होता है वो क्या होता है कि मैं अपना इस एल्गोरिथम को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए। कम्प्लीटली मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। इस दरम्यान मेरे प्रोग्राम में चेंजेस आएगी, तो यहाँ पे भी ठीक है। पहली लाइन क्या है, मुझे एलिमेंट को पिक कर लेना है। तो ये एलिमेंट में मैंने क्या पिक करा लिया, उस लोकेशन से डेटा चाहिए। तो एरे मेरे एरे का नाम है और लोकेशन को मैंने लोकेशन ही कहा हुआ है। तो ये डेटा मैंने पहले सेफली निकाल लिया वहाँ से। उसके बाद क्या है कि मुझे एक लूप लगानी है जो स्टार्ट होगी के से और जाएगी ऑनवर्ड। तो यहाँ पे मैं फिर से वही बात, वाइल लूप लगा रहा हूँ, फॉर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वाइल लगा रहा हूँ। और वाइल में जो जे है वो इनिशियलाइज हुआ है के से, तो आई एन टी मैंने वही ली आई, और लोकेशन से इनिशियलाइज हुआ है, लोकेशन से लेकर ऑनवर्ड ये जाएगा अब एन की तरफ। तो इस वक्त लोकेशन से स्टार्ट हो रहा जाएगा एन की तरफ, इंसर्शन में स्टार्ट एन से n-1 से हो रहा था और जा रहा था लोकेशन की तरफ, यानी डिक्रीमेंटल था, यहाँ पे इंक्रीमेंटल है। तो वाइल लूप की कंडीशन जो है आपकी वही है कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन है, एन भी लिख सकता हूँ क्योंकि n-1 तक जाना है तो लेस देन एन लिखना काफ़ी है, या लेस देन इक्वल्स टू n-1 लिख लूँ, बात एक ही है, ठीक है। लास्ट एलिमेंट तक पहुँचने के लिए दोनों कंडीशन यूज़ हो सकती है, मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मेरी लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप वही है कि मुझे हर एलिमेंट को आगे से वाले एलिमेंट को पीछे शिफ्ट करना है, यानी प्रेजेंट लोकेशन पे शिफ्ट करना है नेक्स्ट वाले को। तो प्रेजेंट लोकेशन जो है मेरी इस वक्त, अच्छा यहाँ पे जे का वेरिएबल यूज़ हुआ है, मैंने आई किया हुआ है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर सकते हैं आप यूज़। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अच्छा चलें आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आई की बजाय जे ही कर लेता हूँ। ये जे आ गया, यहाँ पे भी आ गया जे, ठीक है, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे अपने एरे की जे लोकेशन से पे सेट करना है कौन सी, एरे की J+1 वाली लोकेशन, ठीक है। ये काम हो गया, और फर्दर बस मुझे जे को करना है इंक्रीमेंट। ये है मेरी लूप के अंदर जो होने वाले स्टेप्स हैं। और जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो फाइनली मुझे अपनी जाहिर सी बात है लेंथ को क्या करना है, डेटा डिलीट हो चुका है, शिफ्टिंग हो गई, ओवरराइट भी कर दिया मैंने उस प्लेस पे, और उसके बाद मुझे करना है एन को मॉडिफाई, तो n-1 एक मेरा n कम हो चुका है। और रिटर्न में इसमें करा नहीं रहा क्योंकि फंक्शन मेरे पास नहीं, अभी इसको फंक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तब आपको बताऊंगा रिटर्न कैसे हो, ठीक है। तो ये डिलीशन का एल्गोरिथम भी मैंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मुझे आफ्टर डिलीशन प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर डिलीशन आ गया, और आई नहीं है यहाँ पे, मैंने जे का वेरिएबल यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हर जगह मैं जे कर देता हूँ, या मैं नहीं करता जी, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ INT, नया वेरिएबल डिक्लेयर करा लेते। तो
इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या बिहेवियर आता है। ठीक है, डायरेक्ट इसने मुझसे पूछा एंटर लोकेशन, मैं जूम कर देता हूँ, एंटर लोकेशन टू इंसर्ट एंटर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, इंसर्शन की लोकेशन नहीं है, मैं इसे सही कर देता हूँ। लोकेशन जो थी मेरी डिलीशन के लिए थी, तो यहाँ पे लोकेशन फॉर डिलीशन है। ठीक है, और यहाँ लाइन चेंज भी कर देते हैं, एंटर लोकेशन फॉर डिलीशन। ठीक है, तो ये आपको पता है इनिशियली मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो अगर मैंने लोकेशन में लिखा 3 तो चौथा एलिमेंट जो है वो एरे में से डिलीट हो जाएगा। चौथा एलिमेंट 4 था, 4 यहाँ से आपने देखा डिलीट हो गया। इस प्रोग्राम को अगर मैं रीरन करता हूँ, दोबारा से रन कर लेते हैं, दोबारा से बताया कि भाई लोकेशन, तो लोकेशन में मैंने कहा कि लोकेशन नंबर 1, तो 1 लोकेशन पे मेरा नंबर था डेटा 2, तो आप देखेंगे यहाँ से मेरा 2 डिलीट हो जाएगा, बाकी एरे के एलिमेंट 4 थे, 4 ऐसे आए। तो डिलीशन का एल्गोरिथम भी एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है, एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट को शिफ्ट कर देता है, लेकिन वो जो एलिमेंट मैंने डिलीट किया है उसको मैंने अपने पास सिक्योर भी कर लिया था, तो उस एलिमेंट को चाहूँ तो मैं प्रिंट करा के भी देख सकता हूँ कि वो एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पे मैं वो लाइन प्रिंट करा देता हूँ होपफुली। यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ वही वाला कि डिलीटेड एलिमेंट कौन सा था। डिलीटेड एलिमेंट मेरे पास ये है, एलिमेंट डिलीटेड एलिमेंट कौन सा था मेरा, %d, और ये डिलीट होके कहाँ गया मेरे पास, ये एलिमेंट नाम के वेरिएबल में गया, मैंने इसको पहले से सेव करा दिया। ठीक है, दोबारा रन करते हैं, एंटर लोकेशन फॉर डिलीशन, मैंने कहा कि इस मरतबा जो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ वो डिलीट करना चाह रहा हूँ 1 2 3 4, 4 तो लास्ट हो जाएगा, 2 कर लेते हैं। तो 2 का मतलब ये है कि 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स वाला, यानी कि एलिमेंट नंबर 3 जो है डेटा में से चला जाएगा और डिलीटेड एलिमेंट में आ जाएगा। तो कह रहे हैं आफ्टर डिलीशन आपका एरे तो 1 2 4 5 हो गया है, जो एलिमेंट डिलीट किया है वो कौन सा है, 3 है, वो आप देख सकते हैं डिलीटेड एलिमेंट में मेरे पास एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये तो हो गई बिल्कुल बेयर मेटल फंक्शनैलिटी ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरे। लेकिन ये जो हमने किया है ये भी मैंने सिर्फ फोकस किया था आपको एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन पे, लेकिन इसकी कोडिंग हमने जिस तरह की है कोई इफेक्टिव तरीका, अच्छा तरीका नहीं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस कोड को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना है। ठीक है, कोड को रीफैक्टर करना है, ज़्यादा बेहतर वर्ड यूज होता है, कोड की रीफैक्टरिंग करनी है। रीफैक्टरिंग क्या होती है, मैं अपने कोड को लॉजिक को चेंज नहीं करता बल्कि उसको लिखने के स्टाइल्स को चेंज करता हूँ, ताकि वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए या वर्सेटैलिटी बढ़ जाए। तो अब मुझे इस कोड को सही करना है। ठीक है, और सही कैसे करना है कि मैं इसको कर सकता हूँ और रीयूजेबल अगर बनाना चाहूँ, अलग अलग लेंथ पे काम करने वाला बनाना चाहूँ, तो इसका मुझे बना लेना चाहिए फंक्शन। ठीक है, किस पार्ट का, सिर्फ और सिर्फ ये एल्गोरिथम वाले पार्ट का, जो ये जो हाईलाइट हुआ हुआ ना, डिलीशन एल्गोरिथम स्टार्ट हियर या एल्गोरिथम स्टार्ट हियर, तो ये चीज़ जो है मुझे कन्वर्ट कर लेनी चाहिए फंक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले इंसर्शन वाले से। ठीक है, ये जो एरे मैंने लिखा था इसका नाम एरे इसलिए दिया था कि इसमें एरे से रिलेटेड मैं दोनों फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहता। तो इधर मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ इंसर्शन का टॉप पे। ठीक है, और फंक्शन क्या है मेरा, इंसर्शन और डिलीशन का बनाना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन क्या कहता था कि मैं रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगी तो उसका तो वॉइड होता था। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता था। इंसर्ट, अच्छा मैं मेरे ख्याल से डिलीट का बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, देख लूँगा, डिलीट इज़ अ कीवर्ड। तो इंसर्ट में क्या क्या इनपुट आ रहा था, एक इंटीजर LA था मेरे पास। ठीक है, और एक इंटीजर n था मेरे पास लेंथ, और एक इंटीजर मेरे पास था, मैंने क्या कीवर्ड यूज़ किया था उस जगह पे, वही हम वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं,
LA के आइटम यूज़ हुआ था आई थिंक, तो आइटम नाम का वर्ड ही मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, वो चीज़ थी मेरे पास आइटम। और एक और चीज़ थी लोकेशन, जिसे मैं क्या कह रहा था, के कह रहा था। ठीक है, मैंने बिल्कुल वही नोटेशंस यूज़ किए जो मेरे पास लेक्चर में यूज़ हुई है। और इसके अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, ये पूरा का पूरा पीस ऑफ कोड यहाँ से करना है, कट ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। कट, और यहाँ से ही मैं पूरा का पूरा एल्गोरिथम इसमें कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो इनिशियलाइज हुआ आई, और आई की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे एन को सही हो जाना चाहिए था, एन क्यों सही नहीं हुआ है देख लेते हैं, दोबारा से लिखते हैं एन -1, इसने कलर को पिक नहीं किया इसको, लेट्स सी। और लोकेशन की जगह मुझे क्या प्लेस करना है, इस जगह पे लोकेशन की जगह मेरे पास आएगा के आ गया। और क्या चीज़ है, एरे की जगह मेरा एरे का नाम जो है वो क्या है, एले है। मल्टी कर्सर एडिटिंग कर लेते हैं, इससे हम एरे को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, और फिर कंट्रोल डी करता हूँ, जहाँ जहाँ एरे सब जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एल ए लिख दिया, यानी लीनियर एरे आ गया। और लोकेशन की जगह पे फिर से मैंने क्या कर दिया, के कर दिया। और एलिमेंट क्या है मेरे पास, एलिमेंट नहीं है बल्कि क्या चीज़ है, आइटम। ठीक है, अब मैंने वही कीवर्ड्स यूज़ कर लिए जो कीवर्ड्स मेरे पास यूज़ हो रहे थे किस में, मेरे एल्गोरिथम में। तब ये पूरा का पूरा पीस ऑफ एल्गोरिथम जो है रीयूजेबल हो चुका है। ठीक है, अब ये रीयूजेबल हो चुका है तो इसको मुझे टेस्ट करना बनता है। टेस्ट कैसे करूँगा कि मैं इस फंक्शन को कॉल करके देख लेता हूँ, अगर मेरे फंक्शन का बिहेवियर वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंसर्शन का चेक किया तो ये सही काम कर रहा है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि, चलो बताता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेके बताता हूँ। पहले तो वेरीफाई करते हैं फंक्शनैलिटी सही है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने वही इनपुट किया, एलिमेंट, लोकेशन, और यहाँ पे मुझे सिर्फ कॉल करना है फंक्शन इंसर्ट का। और इंसर्ट के फंक्शन में देखो खुद ही बताएगा पैरामीटर भी क्या क्या आएंगे, चलो नहीं बता रहा तो ना, CRT यहाँ पे बता रहे, देखो चारों इंटीजर चाहिए इसे। तो पहली चीज़ थी, इसको पास करना है मुझे एरे, मेरे एरे का नेम है ARR, पास हो गया। अच्छा ध्यान रहे, यहाँ पे जो एले पास किया है मैंने, ये तो एक एरे है, तो एरे को जब आप सिंटेक्स में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं कि एरे पास हुआ है, क्योंकि एरे का बेस एड्रेस जाता है, या तो पॉइंटर नोटेशन यूज़ करेंगे ये। तो ये एरे चला गया, एरे के बाद कह रहे हैं भाई इसकी लेंथ पास करो, लेंथ यहाँ पे मैंने एन ही रखी हुई, एन ही चली गई। उसके बाद कह रहे हैं वो एलिमेंट पास करो जिसे इंसर्ट करना है, तो मैंने एलिमेंट पास कर दिया। और उसके बाद कहा जा रहा है उसकी वो लोकेशन पास करें, तो इस वाले फंक्शन में उसका नाम लोकेशन है, दैट्स इट, ये कर दिया। और उसके बाद मैंने एरे को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे एक इशू आएगा और हम उस इशू को फिर रिजॉल्व करते हैं। तो इंसर्शन एल्गोरिथम की जगह मैंने सिर्फ एक इंसर्शन की लाइन लिख दी है, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रिंट करा। तो मेन फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो एलिमेंट और लोकेशन प्रोवाइड करेगा, फंक्शन को दे देगा, फंक्शन की जिम्मेदारी को इंसर्शन करेगा, और फिर मेन फंक्शन की जिम्मेदारी है रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए प्रिंट करा के दिखा देगा। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इशू हमारे पास आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इशू क्या है, ये आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं, क्योंकि तो मैं वहाँ ले गया हूँ, तो इधर मैंने इसको रीडिक्लेयर कर दिया, ये इशू नहीं है, इशू रन टाइम पे आएगा हमारे पास। ठीक है, तो प्रोग्राम रन हो गया। एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, कीप इन माइंड मेरे एरे में वही 1 2 3 4 5 है। मैंने कहा एलिमेंट जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वो 7 इंसर्ट करना चाहता हूँ उसे। ठीक है, लोकेशन बोल रहे हैं कहाँ इंसर्ट करना चाहते हो, लोकेशन मैं फिलहाल सबसे सेंटर वाली लोकेशन रखता हूँ 2। तो अगर आप देखें तो 7 इंसर्ट हो गया है, 7 मेरा इंसर्ट हो गया है, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे 7 मौजूद है, लेकिन मेरे डेटा में से 5 जो है जो सबसे आखिर में आना था वो गायब है। और एलिमेंट भी 5 थे, अभी भी 5 ही आ रहे हैं, छठा एलिमेंट कहाँ है, क्यों नहीं आया। तो इसका जवाब मैं चाहूँगा कि कोई आप में से अगर मुझे बताना चाहे कि जो 6th एलिमेंट है वो क्यों नहीं है, क्या हुआ उसके साथ, ये क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा,
तो इसका अगर कोई जवाब दे सके मुझे कि 5 क्यों प्रिंट नहीं हुआ। जी क्लास, 5 क्यों प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा माज मौजूद है, माज बताना चाहेंगे 5 क्यों प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं आपको ना एक काम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं डिबगिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। डिबगिंग याद है लास्ट टाइम हमने की थी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डिबग टैब में, ठीक है। अच्छा इसमें वॉच में ऑलरेडी कुछ मौजूद है पुराना डेटा, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और हम इस प्रोग्राम को ज़रा डिबग करते हैं, और डिबग करने से पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट। पूरा प्रोग्राम चल जाएगा लेकिन यहाँ के ये रुक जाएगा। ठीक है टर्मिनल पे आते हैं, एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट। मैंने कहा कि भाई आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, मैं 77 दे देता हूँ। लोकेशन भी मैं कोई सी भी दे देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लोकेशन को कह देता हूँ 1, ठीक है। यानी सेकंड एलिमेंट पे 77 आ जाएगा, और ये मैंने इंसर्ट किया। अब ये यहाँ पे आके रुक गया। यहाँ पे अगर मैं ये वेरिएबल वाला पोर्शन एक्सपेंड करता हूँ तो इसके लोकल वेरिएबल्स चेक करें। इस मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल है एरे। एरे को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो देखते हैं इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या मौजूद है। एरे के कंटेंट्स अगर देखें तो एरे के कंटेंट्स में तो 1 2 सेकंड लोकेशन 77, देन 2, देन 3, फिर देन 4, देन 5। एरे के अंदर 5 मौजूद है, एरे के अंदर 5 मौजूद है। अगर मैं एक और ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ ख़त्म होने से पहले, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है कंटिन्यू। कंटिन्यू करूँगा तो ये जम करके अगले ब्रेक पॉइंट पर आ जाता है। लेकिन मैंने प्रिंट कराया तो देखें मेरे पास 5 प्रिंट नहीं हुआ है, जबकि एरे के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है 5 तो है, तो प्रिंट क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं देखता हूँ कि एरे कब से कब तक प्रिंट कर रहा है। एरे 0 से स्टार्ट होकर एन तक प्रिंट कर रहा है, और अगर आप यहाँ एन की वैल्यू देखें लेस देन एन तक प्रिंट करेगा तो इसका मतलब क्या है, 4th इंडेक्स तक जाएगा। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एरे की जो एन की वैल्यू है वो 5 है, जबकि एलिमेंट तो मेरे पास 6 हो चुके हैं। मैंने अपने इस फंक्शन में जो ऊपर है इसमें एन को मॉडिफाई किया था, तो एन को मैंने मॉडिफाई किया लेकिन एन स्टिल 5 है। ऐसा क्यों है, इस बात का जवाब कोई देना चाहेगा कि एन को मैंने इंसर्ट फंक्शन में मॉडिफाई किया था लेकिन मेन फंक्शन में उसकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई, क्यों। तो बस मसला ये है कि मेरे इंसर्शन में प्रॉब्लम नहीं है, मसला ये हुआ है कि मेरे एन की वैल्यू जो है मेन फंक्शन में स्टिल 5 की 5 है। उसे पता ही नहीं है कि एरे में एक नया एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है, तो वो स्टिल 5 एलिमेंट तक ही लूप चलाता है, तो प्रिंट ही 5 करता है। तो इसमें ये इशू आ रहा है। अब सवाल ये है, मैं यहाँ पे डिबगिंग को बंद कर देता हूँ। हमें मसला पता लग गया कि एन की वजह से हो रहा है कि एन इस वक्त स्टिल 5 है, तो मेरा जो है प्रिंट नहीं हो रहा है एरे, एरे में जबकि एलिमेंट 6 मौजूद हैं। तो अब सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि बताइए ऐसा क्यों हुआ कि अगर मैं एन को मॉडिफाई करता हूँ इंसर्शन फंक्शन में, इंसर्ट के फंक्शन में, और वो मॉडिफाई नहीं हो रहा इन मेन फंक्शन, तो ऐसा क्यों है। ये बेसिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने n को पास बाय वैल्यू किया था, और पास बाय वैल्यू का मतलब है कि n जो इन फंक्शन में वो और जो n इंसर्शन के फंक्शन में है वो दोनों अलग अलग एंटिटीज़ या अलग अलग वेरिएबल्स हैं, एक दूसरे की कॉपीज़ हैं। और एक कॉपी में चेंज करता हूँ तो दूसरी कॉपी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर मैं इंटेंशनली ऐसा चाहता हूँ कि मेरी जो डेटा है वो चेंज हो, यानी मैं किसी और सब फंक्शन में चेंज करूँ तो उसको मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो, तो फिर मैं यूज़ करता हूँ पास बाय रेफरेंस। मैं पास बाय वैल्यू नहीं करता। तो अगर मैं पास बाय रेफरेंस करूँगा तो मुझे इसकी रेफरेंस पास करनी पड़ेगी, यानी एड्रेस। और जब मैं इसका एड्रेस पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंटर, ठीक है।
अब जब यहाँ पे पॉइंटर लगाऊंगा तो हर मरतबा जब भी n को एक्सेस करूँगा तो उससे पहले लगाऊंगा पॉइंटर, चूँकि वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे भी पॉइंटर लगा। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो पहले ही हम कर लेते हैं इसको ब्रैकेट्स, ताकि पता रहे पहले n की वैल्यू पे जाना है और प्लस प्लस करना है। ऐसा ना हो कि n का एड्रेस इंक्रीमेंट हो जाए और फिर उसकी वैल्यू मिल जाए। तो ये ऑपरेशन क्लियरली बता रहा है कि n में जो भी वैल्यू है उसको प्लस प्लस करो, ठीक है। और n यहाँ पे क्या है, n में जो भी वैल्यू है, माइनस का ऑपरेशन की प्रेसिडेंस नहीं होती, लेकिन इट्स बेटर कि यहाँ पे भी मैं यही करूँ कि इनको ब्रैकेट ही कर दूँ, ठीक है। तो क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि n की वैल्यू जो भी है उसमें से -1 इसको असाइन करो और फिर एंड में इवेंचुअली n की वैल्यू को प्लस प्लस करो। अब इस प्रोग्राम को मैं रीरन करता हूँ और देखते हैं क्या फ़र्क आता है। इंसर्ट एलिमेंट कहा, मैंने कहा ठीक है मैं एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, सेम इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 88, कर्सर सेलेक्ट नहीं था, 88। लोकेशन बोला कौन सी लोकेशन में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मैंने कहा लोकेशन नंबर 3 पे। 3 का मतलब है ये 4th लोकेशन पे इंसर्ट करेगा। और अब आप देखें मेरे पास जो डेटा प्रिंट होकर आ रहा है वो पूरे का पूरा डेटा है एरे का, यानी 6 एलिमेंट प्रिंट होते दिखाई दे रहे हैं, यानी 1 2 3 और फिर उसका थर्ड इंडेक्स पे 88 आ गया, 4 5 आगे शिफ्ट हो गया। तो अब दिस प्रोग्राम इज़ वर्किंग परफेक्टली, क्योंकि इसमें अब n की वैल्यू जो इंसर्शन के एल्गोरिथम ने मॉडिफाई की है वो रिफ्लेक्ट हो रही है मेन फंक्शन में। मुझे डिबग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि रिज़ल्ट मेरा सही आ गया है। डिबगिंग की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे आपका रिजल्ट सही ना आ रहे हो, एक्सपेक्टेड ना आ रहे हो, तो आप फिर स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी वेरिएबल को देखते हैं कि मेरी तवक्को के मुताबिक भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप रन टाइम पे अपने वेरिएबल की इंटरनल स्टेट टेस्ट कर सकते हैं डिबगिंग में, और वही हमने किया और उससे ही हमें पता लगा कि n की वैल्यू में मसला है। n की वैल्यू की हिंट मिल गई तो हमने n की वैल्यू पे थोड़ा फोकस किया तो हमें उसका सोल्यूशन भी मिल गया। तो इस तरीके से हमने इंसर्शन का एल्गोरिथम कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से मैं चाहूँ तो डिलीशन का एल्गोरिथम को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं इंसर्ट के बजाय चलें पहले देख लेता हूँ डिलीशन का अगर नाम दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो ना सही। यही काम अब मैं डिलीशन एल्गोरिथम के लिए भी करता हूँ। ऊपर जाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ सेकंड फाइल में, ठीक है, डिलीशन वाले प्रोग्राम में, और ये चूंकि एक चीज़ रिटर्न करेगा तो int डिलीट, ठीक है, डिलीट। और फिर उसके बाद क्या है, इसमें भी 3 चीज़ें आएंगी। एक इंटीजर LA आएगा इसमें, तो वो एरे है, और फिर उसके बाद इंटीजर n आएगा, जाहिर सी बात है कि उसमें भी लेंथ मॉडिफाई होगी तो वो भी पॉइंटर है। और फिर तीसरी चीज़ इसमें आती है लोकेशन यानी k, ठीक है। इसमें भी मैं यही करूँगा, ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम यहाँ से कट पेस्ट कर लूँगा। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई होंगी, एलिमेंट नाम की मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मैं इसमें टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ आइटम, ठीक है। आइटम में पहले मैंने एरे और लोकेशन जैसी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तो लोकेशन को मैं मल्टी कर्सर एडिटिंग कर लेता हूँ। 2 जगह है, दोनों जगह लोकेशन की जगह लिख दिया के, ठीक है, सिंपल। और ARR जैसी भी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे 3 जगह मौजूद है, मल्टी कर्सर एडिटिंग कर लेते हैं, कंट्रोल D, और सब जगह मैं लिख देता हूँ LA, ठीक। और कोई मॉडिफिकेशन, n की वैल्यू जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप करें प्रॉपरली ब्रैकेट में और फिर इस पे लगा दें आप पॉइंटर, क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस होकर आए। इधर भी बेहतर यही है कि आप इधर भी ऐसे ही करें, जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है ऐसे कर लें, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम मेरा मॉडिफाई हो गया, ये मॉडिफाई हो गया, लेकिन इसने इवेंचुअली क्या रिटर्न करना होता है एंड में, वो डेटा जिसने रिमूव किया, तो रिटर्न आइटम, इसने आइटम को रिटर्न करना है, ठीक है। तो आइटम रिटर्न हो जाएगा इससे। तो डिलीशन का एल्गोरिथम हमने कन्वर्ट कर लिया, रीयूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे रीयूज़ कैसे होगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है ELEMENT एलिमेंट इक्वल्स टू डिलीट, और डिलीट को क्या क्या पास करना है, एरे पास करना है, ठीक है।
और n की रेफरेंस पास करनी है, ठीक है जी, और लोकेशन पास करनी है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का बिहेवियर भी अब एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसे प्रीवियसली था, कि मैं डेटा रिमूव करूं तो डेटा रिमूव हो जाना चाहिए। रन करते हैं। एंटर लोकेशन फॉर डिलीशन, मैंने कहा से मैं सबसे मिडल वाला एलिमेंट निकाल देता हूँ 2, तो ये देखिए डिलीट हो गया और डिलीटेड एलिमेंट पे 3 भी आ रहा है। मेरे प्रोग्राम के बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया और एन भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया क्योंकि मैंने पास बाय रेफरेंस किया है। अगर मैं यहाँ पर पास बाय रेफरेंस ना करता तो यहाँ पे भी मसला होता और 5 ही एलिमेंट प्रिंट होते, रिगार्डलेस मैं उसमें से एलिमेंट डिलीट भी कर दूँ। तो ये मेरा दोनों एल्गोरिथम जो थे मैंने एक इंडिपेंडेंट फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए हैं, और फंक्शन बनाना ज़्यादा सुटेबल रहता है। क्यों? क्योंकि ये रियूजेबल होते हैं, ठीक है। अब मैं इन चाहूँगा कि इन दोनों फंक्शंस को मैं एक ही फाइल में ले जाऊँ, ठीक है, क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन एरे से रिलेटेड फंक्शन है, तो मैं इनको अलग अलग क्यों रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि ये वाला फंक्शन डिलीशन का भी यहाँ से मूव कर देता हूँ और इसको उस एरे वाली फाइल में ले जाता हूँ, ठीक है। एक जगह मूव कर रहा हूँ इंसर्शन और डिलीशन। तो यहाँ से मैंने किया कट, और मैंने इस फाइल को इसलिए नाम दिया था एरे सी, क्योंकि मैं इसमें इंसर्ट और डिलीट दोनों के फंक्शन रखना चाहता हूँ, ठीक है। इंसर्ट का फंक्शन भी इसमें आ गया और डिलीट का फंक्शन भी इसमें ही आ गया, इंसर्ट एंड डिलीट, ठीक है। सो फार सो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि ये मेन फंक्शन यहाँ पर हो, ठीक है। मेन फंक्शन में यहाँ पे नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमेशा मेरी रिक्वायरमेंट इस तरह की नहीं होगी कि मुझे 5 ही एलिमेंट चाहिए हो और मैं यूज़र से इसी तरीके से इनपुट ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं मैं एरे यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करने लगा हूँ कि मैं इस मेन फंक्शन को, यानी ये वो वाली डिटेल जो रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे हटाने लगा हूँ। तो यहाँ से मैंने मेन फंक्शन हटा लिया, कंट्रोल एक्स कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 2 फंक्शन छोड़ दिए, इंसर्शन इन एरे का फंक्शन और डिलीशन इन एरे का फंक्शन। और चूँकि यहाँ पे मैं कोई प्रिंटफ वगैरह नहीं कर रहा, तो मुझे यहाँ पे stdio भी नहीं चाहिए। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है बड़ा यानी कि इस फाइल का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा हो गया कि इसमें सिर्फ 2 फंक्शन मौजूद हैं, इंसर्ट का और डिलीट का। यानी इस प्रोग्राम के कंटेंट सिर्फ ये है मेरे पास, एक इंसर्ट का फंक्शन, एक डिलीट का फंक्शन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि इन फंक्शंस को किसी और प्रोग्राम में कहीं और मेन फाइल में यूज़ करूँ, ठीक है। तो वो मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, अब वो देख लेते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं ये जो 2 एक्सिस मेरी बनी है इनको पहले डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें हमारे लिए। ये दोनों एक्सिस डिलीट, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और काम क्या करने वाला हूँ कि इस फाइल को नाम दे देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ इसको टेस्ट, ठीक है। टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसमें, एरे की फंक्शन कैसे काम करते हैं, तो उसको मैंने टेस्ट नाम दे दिया। अब टेस्ट में मैं क्या क्या करने वाला हूँ, अब थोड़ा सा हम प्रोग्राम को बनाते हैं वर्सेटाइल, और वर्सेटाइल बनाने से पहले मैं इस मेन फंक्शन को भी नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इससे पहले कि लॉस हो जाए। कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसमें से बहुत कुछ। इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ। इंटरेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है कि मैं यूज़र से पूछ लेता हूँ, भाई क्या आप बता दें मुझे कि एरे की लेंथ क्या है इनिशियली, और कितने एलिमेंट उसमें इंसर्ट करना चाहता है, वो सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें कैसे की जा सकती हैं कि मैं अब चाहूँ तो यहाँ पे आपको एरे से करके बता रहा हूँ, चाहूँ तो मेलॉग से भी कर सकता हूँ, लेकिन चलें कर लेते हैं। मेलॉग भी एक तरीके का एरे ही है, ठीक है। ध्यान रहे, एरे और मेलॉग में सिर्फ डायनेमिकली एलोकेटेड साइज़ का फ़र्क है, साइज़ में रन टाइम पे दे सकता हूँ, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं क्या चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये सब चीज़ें ठीक है ऐसी रहेंगी। एरे के बजाय मैं नाम यूज़ कर लेता हूँ पॉइंटर। एलिमेंट लोकेशन मुझे चाहिए ही चाहिए, और एन फ़िलहाल डिक्लेयर नहीं करते, सिर्फ एन को लिख लेते हैं ऊपर। एन भी आ गया, और उसके बाद एक मैं ptr ले लेते हैं, लेकिन उसको बाद में लेंगे, पहले यूज़र से बोलते हैं printf, ठीक है।
और उसमें हम सिर्फ ले लेते हैं लेंथ, हमेशा की तरह ही वही जो होता है कि एंटर लेंथ। लेकिन अगर मैंने ये किया तो एक इशू हमारे पास आएगा कि इनिशियली अगर से मैंने डायनेमिकली 10 एलिमेंट ले लिया और फिर मैं उसमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ तो जाहिर सी बात है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में तो उतनी स्पेस मिलती है जितनी रिक्वायर्ड है। तो फिर जब भी मुझे नया एलिमेंट रिक्वायर्ड होगा तो मुझे रीलोकेशन करनी पड़ेगी, यानी मुझे एक उसमें साइज बढ़ा के रीएलोकेट कराना पड़ेगा, फिर ही मैं इंसर्ट कर सकूँगा। और जब रीएलोकेट करूँगा तो रीएलोकेशन करा के एक साइज को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो फिर मैं चाहूँगा कि मैं अभी उस हैसल में ना पड़ूँ और क्या करूँ कि एरे को यहीं पे डिक्लेयर कर लेता हूँ सिंपल सा से 10 एलिमेंट का। ठीक है, मैं अभी उस हैसल में नहीं जाना चाह रहा कि रीएलोकेशन डीएलोकेशन है, फिर वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लैब हो जाएगा और हम असल टॉपिक सेट के कहीं और निकल जाएंगे। तो एंटर लेंथ, ठीक है, साइज तो 10 रख दिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ एंटर लेंथ ऑफ एरे। एरे की मैंने लेंथ इनपुट ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया स्कैन एफ और यहाँ से आ गई मेरे पास %d और लेंथ में किस में सेव करने वाला हूँ, एड्रेस ऑफ एन में। ठीक है, लेंथ मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा प्रोग्राम इंटरेक्टिव बनाऊँ। और ये मैं इंटरेक्टिव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी मेन फंक्शन को इस तरह बनाएं, क्योंकि आगे आने वाली लैब में हमारी तकरीबन हर लैब में ना यही पैटर्न यूज़ होगा। तो इसको आप सेपरेट प्रोग्राम में बना लें, कभी एरे के लिए यूज़ होगा, कभी स्टैक के लिए, कभी क्यू के लिए, कभी लिंक लिस्ट के लिए। तो इसको इसी तरीके से बना लें ताकि आप अपने प्रोग्राम को बेहतर तरीके से टेस्ट कर सकें। तो मैं आज आपको बनाना बता रहा हूँ, आप इसी को फॉलो करते हुए इसी तरीके, ये लैब टास्क भी है आपका एक्चुअली। ठीक है, तो लैब टास्क में आपको इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि इसके फंक्शन बना के इंटरेक्टिव वे में इसको कॉल करना है। तो मैं करके बता रहा हूँ, आज पहली मरतबा है, लेकिन नेक्स्ट लैब में आप लोगों को ये अगर आप एक मरतबा कर लेंगे तो हर मरतबा प्रीवियस वाले को माइनर मॉडिफिकेशन के साथ रीयूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो हर लैब में मेड फ्रॉम स्क्रैच दोबारा से पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा। तो एंटर लेंथ ऑफ एरे कहा गया, लेंथ ऑफ एरे आ गई मेरे पास। अब लेंथ को मुझे क्या करना है, लेंथ के बाद इससे पहले कि मैं यूज़र से इंसर्शन या डिलीशन का पूछूं, ठीक है, इससे पहले कि मैं यूज़र से इंसर्शन या डिलीशन का पूछूं, मैं लगाता हूँ एक डू वाइल। ठीक है, और वाइल में मैंने लिख दिया कि एक वेरिएबल पे लगा लेता हूँ उसे ch, जब तक कि ch इक्वल्स टू n ना हो जाए। ठीक है, फिलहाल एक n रख लेते हैं। और यहाँ पे जाहिर सी बात है मैंने ch लिखा है तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ch एक करेक्टर है। ठीक है, जो चॉइस के लिए मैं यूज़ करूँगा और इनिशियली इसके अंदर नो नहीं है, लेकिन कुछ ना भी हो, डू वाइल लूप है, एक दफ़ा तो चलेगी। ठीक है, और यहाँ पे वाइल लूप में मैं हमेशा एंड होने से पहले ch इक्वल्स टू गेट ch, ये चलो गेट ch भी नहीं करना चाहते, स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ और इधर कर लेता हूँ %c और एड्रेस ऑफ ch कर लेते। तो ये ch में इनपुट लेगा, ch की वैल्यू अगर यूज़र ने एंटर कर दी n तो ये लूप नॉट इक्वल्स टू n, तो ये लूप चलती रहेगी। अगर n एंटर की तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। नॉट इक्वल्स टू n पे ट्रू है कंडीशन तो ये रन होती रहेगी, वरना ये टर्मिनेट हो जाएगी। अब इस लूप में मैं क्या करने वाला हूँ, यूज़र को एक अच्छा सा मैसेज दूंगा कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, इंसर्शन करना चाहते हैं, डिलीशन करना चाहते हैं, नहीं चॉइस देना चाह रहा हूँ। अब चॉइसेस की बात आ गई तो चॉइसेस का मतलब है कि मैं यूज़ करूँगा इसमें स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। स्विच स्टेटमेंट में मैं यूज़र को चॉइस देने वाला हूँ। अब चॉइस मैं 1 2 की फॉर्म में दे सकता हूँ, कैसे भी दे सकता हूँ। तो स्विच के डू वाइल लूप के पहले मैंने प्रिंट एफ लगेगा, जिसमें मैं यूज़र से कहूँगा, क्या चीज़ कहूँगा कि भाई आप एंटर, ठीक है, या सिलेक्शन दे देता हूँ या कुछ भी देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ 1
और इधर लिख देता हूँ इंसर्शन के लिए आ गया, और लाइन चेंज, और 2 फॉर मेरे पास आ गया डिलीशन। ठीक है, तो 1 फॉर इंसर्शन एंड 2 फॉर डिलीशन कर दूंगा, दैट्स इट। और फिर उसके बाद मैं यूज़र पे छोड़ दूंगा कि यूज़र क्या प्रेस करता है। अब यूज़र या तो 1 प्रेस करेगा या तो 2 प्रेस करेगा, यानी मेरे पास डेटा इनपुट आएगा, और वो डेटा इनपुट किस में आएगा, मुझे तो यहाँ पे नीचे एक स्कैनएफ लगाना पड़ेगा, और स्कैनएफ में मुझे यही लाइन लिखनी है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी है, तो मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हो गई शिफ्ट ऑल्ट और फिर 10 ऑल्ट। ठीक है, मुझे यही लाइन चाहिए थी कि मैं सी एच में ही इनपुट ले लेता हूँ। यूज़र या तो 1 प्रेस करेगा या तो 2 प्रेस करेगा, उसकी बेस पे मुझे डिसाइड करना है। तो मैंने स्विच के अंदर रख दिया सी एच। ठीक है, स्विच के अंदर मैंने सी एच रखा, और स्विच के अंदर वही बात है, केस में अगर क्या हुआ, यूज़र ने 1 प्रेस किया हुआ तो मैं कुछ और काम करूँगा, यूज़र ने 2 प्रेस किया हुआ तो मैं कुछ और काम करूँगा, यानी डिलीशन करूँगा। और अगर दोनों ही ना हुआ तो मैं डिफ़ॉल्ट में कह दूँगा आपका, से मैंने मैसेज दे दिया प्रिंट एफ, और मैं कह दूँगा इनवैलिड चॉइस, या कोई भी इस तरह का मैसेज इनवैलिड। ठीक है, ये तो मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया कि इनवैलिड चॉइस, और हर मरतबा जब भी स्विच स्टेटमेंट एंड होगा तो दोबारा से यूज़र से पूछूंगा कि भाई आप दोबारा से करना चाहते हैं नहीं, तो यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ प्रिंट एफ, और इसको सिंपल मैसेज दे देते हैं एंटर एंड टू क्विट। ठीक है, क्विट का बता देते हैं, एंड बाकी कुछ भी प्रेस करेगा तो क्विट नहीं होगा, एंटर। और मैं मैसेज दे देता हूँ उसको एन टू क्विट, या प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, आप कोई सा भी मैसेज दे सकते हैं जैसे आप मैसेज देना चाहें। और यूज़र जाहिर सी बात है जो भी एंटर करेगा उस लिहाज से वो सी एच में वैल्यू आ जाएगी, और सी एच के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो एन हुई तो आपको पता है कि मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और एन के अलावा कुछ भी वैल्यू हुई तो वो रिपीट करता है। तो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है मेन्यू का, कि डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप हम पूछेगी भाई इंसर्शन करनी है डिलीशन करनी है, तो जो भी मेन्यू में से सेलेक्ट होगा 1 या 2, दो ही ऑप्शन है, तो केस 1 में इंसर्शन होगी, केस 2 में डिलीशन होगी। और अगर दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए तो डिफ़ॉल्ट केस है, और डिफ़ॉल्ट में वो क्या कह देगा, इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड का मतलब है कुछ भी नहीं होगा, और स्विच स्टेटमेंट डायरेक्ट इस वाले स्टेटमेंट पर आ जाएगा कि भाई दोबारा से आप करें। ठीक है, इनवैलिड चॉइस आ जाएगा तो आपकी चॉइस गलत है, तो कुछ भी नहीं होगा, ना इंसर्शन होगा ना डिलीशन होगा। अब आ जाते हैं कि अगर 1 आता है तो मुझे इंसर्शन करनी है, और इंसर्शन करनी है तो इंसर्शन के सारे स्टेप्स मैंने जो लिखे थे अभी नीचे वो सब यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, वो क्या थे स्टेप्स, कि इंसर्शन के लिए मुझे पहले करना पड़ता है क्या काम, कि यूज़र से ये एंटर एलिमेंट कराना पड़ता है, एंटर लोकेशन करानी पड़ती है, इंसर्शन का फंक्शन कॉल करना पड़ता है। तो मैंने ये किया यहाँ से कॉपी, और ये सारी लाइन्स ले जाके लिख देता हूँ इंसर्शन वाले ब्लॉक में, कि यूज़र ने अगर ये प्रेस किया तो भाई ये करना है। क्या क्या करना है, यूज़र से पहले बोलना है कि भाई आप एंटर करें एलिमेंट टू इंसर्ट, एलिमेंट में आ जाएगा लोकेशन, लोकेशन में सारे वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर्ड हैं ऑलरेडी, एलिमेंट लोकेशन एन वगैरह, और फिर उसके बाद में इंसर्शन का एल्गोरिथम यहाँ से या फंक्शन कॉल कर दूंगा। इंसर्शन का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उसके बाद जो भी होगा मुझे करने की जरूरत नहीं, प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे मुझे लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक। मुझे ब्रेक करना ज़रूरी है, ब्रेक नहीं करूँगा आपको पता है क्या होगा, ब्रेक नहीं करूँगा तो ये केस 2 में भी चला जाएगा, स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। और फिर यही काम जो है मुझे डिलीशन के लिए भी करना है, तो डिलीशन के अगर आप उसमें देखें मेन फंक्शन का है हमारे डिलीशन का, यही डिलीशन में सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है एंटर लोकेशन, और डिलीशन का फंक्शन कॉल कर लिया जाता है, और कुछ नहीं करना होता है। यहाँ से मैंने कंट्रोल सी किया और डिलीशन में आया हूँ, पेस्ट।
और डिलीशन में सिर्फ और सिर्फ लोकेशन चाहिए होती है। जब यूज़र ने डिलीशन करना है तो उसको कहा लोकेशन एंटर करें, लोकेशन पास की और कर दिया यहाँ से ब्रेक। लेकिन ये जो एलिमेंट मैंने यूज़र से लिया है तो ये मुझे मैसेज यहाँ पे देना है, तो मैं कह दूंगा प्रिंट एफ और आप कहेंगे कि एलिमेंट %d हैज़ बीन डिलीटेड, यानी ये एलिमेंट भाई डिलीट हो गया। ठीक है, आपने एक मैसेज दे दिया कि आपने ये जो एलिमेंट डिलीट करने का कहा था ये एलिमेंट डिलीट हो गया, और ये एलिमेंट का क्या है, एलिमेंट में ही स्टोर है। आपने जो रिटर्न कराया होगा ना वो यहाँ पे आकर प्रिंट करा देगा कि एलिमेंट डिलीट हो चुका है। अच्छा, तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि मैं इसमें केस थर्ड भी इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, केस 3, और ये होगा तकरीबन हर ही उसमें। केस 3 में सिंपली आप क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे, यानी ये जो फॉर लूप लगाई थी ना अभी हमने कि जो सिर्फ प्रिंटिंग करती है लास्ट वाली, तो ये वाली लूप आपका डेटा प्रिंट कर देगी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और केस 3 में रख देता हूँ ले जाके। तो केस 3 क्या करेगा, सिर्फ आपको डिस्प्ले कराएगा, फॉर डिस्प्ले पर्पस है। तो ये लूप स्टार्ट करेगा हमेशा 0 से लास्ट लोकेशन तक जाएगा और डेटा सारा का सारा आपको प्रिंट करके दे देगा। तो आप यहाँ पे मेन्यू में एक और चीज़ ऐड कर लें, 1 फॉर डिलीशन, 1 फॉर इंसर्शन, 2 फॉर डिलीशन एंड 3 फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले या प्रिंट जो भी कह लें आप। तो 3 मेन्यू में ऑप्शन आ गए, इंसर्शन का, डिलीशन का और प्रिंटिंग का, और डिफ़ॉल्ट तो इन्वॉल्व। और बाकी अब जो ये मेरे नीचे चीज़ें हैं कोड में, मैं सबको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड नहीं, मेरा मेन फंक्शन हो गया क्लीन, और ये नीचे वाला मेन फंक्शन भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इसको भी कर देता हूँ मैं डिलीट। तो मेरा प्रोग्राम बहुत क्लीन सा हो गया है और मेन्यू की तरह काम कर रहा है। मैं एक एक करके क्लीन कर देता हूँ क्या कर रहा है। सिंपल मैंने वही सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए, एरे में शुरू में इनिशियली 10 एलिमेंट कहा और एंटर लेंथ ऑफ एरे कहा। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ मैं स्किप कर दिया, लेंथ तो ले ली मैंने लेकिन एरे को इनपुट नहीं लिया यूजर। तो यहाँ पे भी लूप आएगी एक, और लूप क्या आएगी, फॉर। अच्छा, यहाँ पे मैंने लूप में वेरिएबल लिखा है या नहीं लिखा है, लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मुझे इतनी झंझट की ज़रूरत नहीं है। यह स्कैन प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे स्कैन भी तो कराना पड़ेगा, यूज़र से मुझे डेटा को इनपुट भी कराना है। तो अब इनपुट कराने के लिए वही बात है कि मुझे यूज़र को मैसेज देना पड़ता है कि भाई कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैं इसको अच्छा सा प्रिटी सा फॉर्मेट कर देता हूँ और कह देता हूँ यहाँ पे कि भाई एंटर या एलिमेंट 1 ही लिख देता हूँ, बस इतना काफ़ी है। एलिमेंट %d, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिंपली इधर i+1, और यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ, और स्कैन एफ क्या है, %d ही है हमारे पास, इंटीजर का है, और स्कैन किस में हो रहा है, एरे ऑफ आई। ठीक है, तो यूजर्स को मैसेज मिलता रहेगा एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एंड सो ऑन। तो वो डेटा इंसर्ट होता जाएगा, और जब वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो फिर आप जाके इस फाइनली मेन्यू पर आ जाएंगे। यानी ये चीज़ तो मेन फंक्शन की ही है कि डेटा इनपुट लेगा ये मेन फंक्शन लेंथ के बाद। ठीक है, आप चाहें इसको भी फंक्शन में कन्वर्ट कर दें और हर मरतबा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल इट्स नॉट नेसेसरी। हमने फंक्शन में सिर्फ मेन लॉजिक को कन्वर्ट किया। ये मेन्यू में बोलेगा एंटर लेंथ ऑफ एरे, लेंथ आएगी, लेंथ के लिहाज से यूजर से इनपुट ले लेगा एरे, और उसके बाद ये डू व्हाइल लूप चलेगी जो पूछेगी इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है, ये क्या करना है। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है, लेकिन इसमें एरर है मुझे पता है, और वो जनरेट होंगे इंसर्शन और डिलीशन पे। अच्छा, रिटर्न पे क्या हुआ, अच्छा डू व्हाइल लूप पे, चलेंगे लगा देते हैं, दोबारा से रन करके देखते हैं। ये देखें डिलीट पे और इंसर्ट पे इसने हमें एरर देना है क्योंकि इसे पता ही नहीं है इंसर्ट और डिलीट क्या है। ठीक है, इंसर्ट और डिलीट क्या है इसे नहीं पता। अच्छा, और एक जगह मैं कॉमा लगाना भूल गया हूँ अभी, तो यहाँ कॉमा भी लगा दें, यहाँ पर कॉमा मिस हो गया। ठीक है, तो इंसर्शन डिलीशन का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन के जो फंक्शन मैंने बनाए इस फाइल पे तो कहीं है ही नहीं, वो तो मेरी इस एरे डॉट सी वाली फाइल में।
तो इन फंक्शंस को मैं कैसे एक्सेस करूँ टेस्ट डॉट सी में? तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि मैं इसको इंक्लूड करा लेता हूँ, यानी इस फाइल को अपनी टेस्ट फाइल में। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि मैं इस डॉट सी फाइल को इंक्लूड नहीं करा सकता, मुझे इसको रीनेम करना पड़ेगा और इसकी एक्सटेंशन डॉट सी से क्या करनी पड़ेगी, डॉट एच करनी पड़ेगी। तो आपको याद होगा हेडर फाइल्स, ठीक है। तो अब ये एच फाइल का मतलब है ये इंक्लूड कराई जा सकती है, ठीक है। विच इज़ नॉट रिकमेंडेड वे कि मैं हेडर फाइल में अपना सारा कोड लिख दूं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी या पर्पज सर्व हो जाएगा हमारा, तो मैंने इसको बस डॉट एच कर दिया, ठीक है। तो डॉट एच यहाँ पे, अब डॉट एच का मतलब ये है कि ये एक हेडर फाइल बन गया। हेडर फाइल इज लाइक ये stdio है, बिल्कुल वैसे ही ये भी हेडर फाइल है। तो मैं इसको इंक्लूड करा सकता हूँ। तो कैसे इंक्लूड कराऊंगा, वही हैश इंक्लूड, ठीक है। लेकिन मैं इसको जब इंक्लूड करा रहा हूँ, चूंकि ये मेरे ही बनाई हुई फाइल है, मेरे ही फोल्डर में मौजूद है, तो मैं इसके लिए ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन वाले ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि यूज़ करूँगा डबल कोटेशन, ठीक है। डबल कोटेशन यूज़ करूँगा और ये फाइल चूंकि मेरे ही फोल्डर में मौजूद है, तो इसको मैं कैसे इंक्लूड करा सकता हूँ, मुझे सिर्फ इसका नाम लिखना है ARR, ये देखें, तो ये अपने आप आ गई एरे डॉट एच, ये आपके एग्जिस्टिंग फोल्डर में ही मौजूद है, तो मुझे सिर्फ इसका नाम लिखना है एरे डॉट एच एंड दैट्स इट। तो एरे डॉट एच मैंने इंक्लूड करा दी इस पर। अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, अभी भी इशू आते हैं या नहीं। तो एरे डॉट एच मैंने यहाँ पे इंक्लूड कराई और फिर से इसे कंपाइल किया। लेट्स सी कि अब क्या होता है। ठीक है, नीचे हमारे पास मेन्यू आ गया। इनवैलिड चॉइस के बाद अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लाइन छोड़नी चाहिए थी। अच्छा, इनवैलिड चॉइस के बाद भी और एंटर एंड टू क्विट के बाद भी। तो इनवैलिड चॉइस के बाद यहाँ पे मैं लाइन चेंज कर देता हूँ और इस जगह भी मैं लाइन चेंज कर देता हूँ और क्विट के बाद भी मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर लेंथ ऑफ एरे, एंटर लेंथ ऑफ एरे कहा गया, मैंने शुरू में कहा ठीक है मैं 5 ही रखना चाहता हूँ। तो एलिमेंट 1 इंसर्ट करें, मैंने कहा 1 एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ देख लेते हैं क्या हुआ। इसने आके एलिमेंट क्यों नहीं पूछे मुझसे। स्कैन एफ, ठीक है, आई की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। दो कंसेक्यूटिव स्कैन आए हैं हमारे पास। बज़ाहिर तो इसमें कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये इशू है कि हमने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर मिस किया था। ठीक है, तो एड्रेस ऑपरेटर तो लगाना होता है एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इशू था, इसकी वजह से यहाँ पे रन नहीं हुआ। तो वहाँ से करते हैं। एंटर लेंथ ऑफ एरे, मैंने कहा 5, एलिमेंट 1 मैंने कहा 1, एलिमेंट 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। ठीक है, 5 एलिमेंट के बाद अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने मेरा वेट नहीं किया और डायरेक्टली बाईपास करता हुआ निकल गया इनवैलिड चॉइस। ये मुझे पता है इशू क्या है। ये वही इशू है कि जब मैं स्कैन एफ यूज़ करता हूँ कंसेक्यूटिव करेक्टर और इंटीजर के दरमियान में, तो वही चीज़ कि वो बाईपास हो जाता है। तो इसको बाईपास करने का सोल्यूशन हमें ऑलरेडी पता है कि मुझे लगाना पड़ता है एक जिसका नाम है एफ फ्लश। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ लगा दूँ, यहाँ पे मसला आया है तो इसके बाद ही लगा देता हूँ एफ फ्लश STDIN। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगी, हम यूज़ कर रहे हैं कि जब भी इंटीजर और करेक्टर कह लें या स्ट्रिंग कह लें, उनके दरमियान हम रीड करते हैं तो ये इशू जनरेट हो जाता है। लेट्स रिकम्पाइल। क्या हुआ, रिकम्पाइल में दोबारा से करके देख लेता हूँ। ठीक है, एंटर लेंथ ऑफ एरे, दोबारा से मैं 5 ले लेता हूँ। एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, अभी मुझसे पूछ रहा है इंसर्शन करना चाहते हैं आप, डिलीशन करना चाहते हैं या डिस्प्ले करना चाहते हैं। पहले तो मैं सिंपली डिस्प्ले करा के देख लेता हूँ। मैंने 3 प्रेस किया। अच्छा, 3 पे ये इनवैलिड चॉइस क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने ब्रेक लगाना भूल गया हूँ। डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट मैंने ब्रेक नहीं लगाया होगा, तो थर्ड भी केस चला और उसके बाद
डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी आ गया। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेक मिस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो उसके आगे वाले सारे के सारे स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगे। इसको क्विट करता हूँ और दोबारा से री एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अच्छा ध्यान रहे, देखो एरे की कोई भी एग्जी फाइल नहीं बन रही है, एग्जी फाइल सिर्फ बन रही है टेस्ट की। और किस तरह बन रही है, टेस्ट जो है अपने साथ मिक्स करता है एरे वाली फंक्शनैलिटी और मिला जुला के एक कंप्लीट एग्जी फाइल बना देता है। तो अब देखते हैं एरे में फिर से मैं 5 एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और सिर्फ डिस्प्ले कराता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 आया और इसने बोला एंटर एंड टू क्विट, लेकिन इसने यहाँ पे भी मुझसे नहीं पूछा और बाईपास कर गया। क्यों हुआ, ये वही इशू जो भी आपको बताया फ्लश वाला, यहाँ पे भी इशू है। तो क्या चीज़ मिस हो गई, एंटर एंड टू क्विट वाले के बाद इसने मुझसे नहीं पूछा, तो वही फ्लश वाली लाइन जो है मुझे यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे भी ये लाइन ले आता हूँ। जब जब मैं स्कैन एफ करेक्टर में करा रहा हूँ इंटीजर के बाद, तो ये इशू जनरेट हो रहा है। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे भी फेस कर देता हूँ। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल होता है, जहाँ जहाँ आपको ये मसला है तो आप इस लाइन को लगा लें। तो ये कर देते हैं कंट्रोल सी और इसे करते हैं री एग्जीक्यूट। लेंथ ऑफ एरे मैंने 5 रख ली, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब डिस्प्ले करा लेते हैं 3। ठीक है, अब ये देखो एंटर एंड टू क्विट पे रुका हुआ है। ठीक है, थोड़ा रुक गया, मैं अगर इधर एन प्रेस करूंगा तो ये मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अच्छा, मुझे थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत है। वो कहाँ करने की ज़रूरत है कि प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले से पहले मुझे चाहिए न्यू लाइन, और एंटर एंड टू क्विट से पहले मुझे एक और लाइन चेंज चाहिए। एंटर एंड टू क्विट से पहले मुझे एक और लाइन चेंज चाहिए ताकि और बेटर विजिबिलिटी हो। इनवैलिड चॉइस से पहले भी लगा देते हैं, और इससे पहले मैं सिंपली एक लाइन चेंज कर देता हूँ और प्रिंटफ, और प्रिंटफ में सिंपली मैं एक लाइन चेंज डाल देता हूँ। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए। तो 5 इनिशियली लेंथ मैंने 5 ली, ठीक है, लेकिन 10 तक मैं जा सकता हूँ, ये ध्यान रहे। तो 1 2 3 4 एंड 5 डिस्प्ले करा के देख लेता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले हो गए, 5 आ रहे हैं। एन अगर प्रेस किया तो क्विट हो जाएगा, उसके अलावा कोई भी प्रेस की तो मेन्यू मेरे पास दोबारा आ जाएगा। ये मेन्यू मेरे पास दोबारा आ गया। मैं अगर ठीक है भाई मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैंने प्रेस किया 1, तो देखिए इंसर्शन का मेन्यू ओपन हो गया। एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, मैंने कहा मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 77। कहाँ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने कह दिया प्लेस नंबर 2 पे, यानी बिल्कुल मिडल में इंसर्ट हो जाएगा, यानी 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 4 5 आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंसर्शन तो हो गई, लेकिन अब डायरेक्ट ये पूछा है कि आपको क्विट करना है क्या, क्योंकि डिस्प्ले तो नहीं आएगा, डिस्प्ले तो मेन्यू आएगा तो आएगा। और हर मतलब जब भी मैं इंसर्शन परफॉर्म करूँ, डिलीशन परफॉर्म करूँ, कुछ भी करूँ, उसके बाद लूप एंड हो जाती है, और लूप एंड होती है तो ये मुझसे पूछता है कि क्विट करना है नहीं। मैंने कहा नहीं क्विट नहीं करना, अभी मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि 77 इंसर्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो अब मैं डिस्प्ले दोबारा से करा के देखता हूँ और इसको इंसर्ट हो जाना चाहिए 3 की जगह पर, और 3 4 5 आगे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने 3 प्रेस किया, तो ये देखिए 3 की जगह 77 आया हुआ है और 3 4 5 आगे शिफ्ट हो गया। फिर से लूप खत्म हो गई, फिर से मैंने कहा ठीक है दोबारा परफॉर्म करना है, मैं एक और इंसर्ट करके देख लेता हूँ। रन टाइम पे मैंने एक और इंसर्शन करी। ठीक है, एलिमेंट टू इंसर्ट मैंने बोल दिया कि भाई आप इंसर्ट कर दें 100। ठीक है, लोकेशन कौन सी लोकेशन पर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मैंने कह दिया मैं पहली लोकेशन पर ही इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी 0 इंडेक्स। ठीक, अच्छा आप चाहें तो यूज़र्स को, यूज़र के व्यू पॉइंट से देखें तो यूज़र ये नंबर्स का ध्यान भी नहीं रख सकता 0 1, तो हम इसको भी करेक्शन कर सकते हैं और अभी थोड़ी देर में हम करके देख लेते हैं। फिलहाल ऐसे ही जाने देते हैं, 0 कहा तो इंसर्ट हो गया। अब मुझे वेरीफाई करना है कि ये पहली लोकेशन पे इंसर्ट हुआ है कि नहीं, तो 3 लगा के देखते हैं। तो ये देखें 100 आपको डिस्प्ले में दिखाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डिस्प्ले हो गया। तो 100 ने क्या किया, प्रीवियस डेटा क्या था 1 2 77 3 4 5, सबको आगे शिफ्ट कर दिया। 1 2
77 3 4 5। अब टोटल एलिमेंट इसमें कितने हो गए हैं? 7 हो चुके हैं हमारे पास। ठीक, आगे बढ़ते हैं, डिलीट को भी वेरीफाई कर लेते हैं। मैं इसमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ, से मैंने किया 2। तो अब डिलीशन की बात की जाए तो पूछा डिलीशन के लिए लोकेशन बताएं कौन सी डिलीट करनी है। तो से मैं डिलीट करना चाहता हूँ इसमें से 2 को, से मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ 2 को। तो 2 की लोकेशन है 0 1 2। 2 की लोकेशन भी इत्तेफाक से इस वक्त 2 ही है, तो मैंने 2 एंटर किया और देखें लिखा गया एलिमेंट 2 हैज़ बीन डिलीटेड। ठीक है, ये डेटा 2 बता रहा है। और मैं वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ ये डिलीट हो गया है? मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो आप देखेंगे डेटा में 2 नहीं होगा। तो ये देखें 1 के बाद जो 2 था वो यहाँ से रिमूव हो गया। मैं चाहूँ तो एक और एलिमेंट डिलीट कर सकता हूँ, से मैं चाह रहा हूँ दोबारा से डिलीट करो और मैं डिलीशन में 77 चाहता हूँ। तो 77 की इंडेक्स इस वक्त क्या है? 0 1 2। 77 की इंडेक्स 2 है। मैं अब 2 प्रेस करूँगा तो मुझे बताएगा एलिमेंट 77 हैज़ बीन डिलीटेड। वेरीफाई करना चाहूँगा, 3 प्रेस करता हूँ तो ये देखें 77 इसमें से रिमूव हो गया। तो अब ये मेरा प्रोग्राम काफ़ी इंटरेक्टिव है और बार बार मुझे वही वाली बात है कि दोबारा से रन नहीं करना पड़ रहा। ये अपनी एक इन्फिनिट लूप में है जब तक कि मैं स्मॉल एंड प्रेस ना कर दूँ। और अच्छा सा मेन्यू है, मैं इसको सही से वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि इंसर्शन सही हो रही है नहीं हो रही। मल्टीपल इंसर्शंस भी कर सकता हूँ, डिलीशंस भी कर सकता हूँ और डिस्प्ले करा के रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकता हूँ। और जब नहीं करना हो कुछ तो मैं एन प्रेस करूँगा तो उसके बाद भी मेरा प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रोग्राम अब मेरा मोर इंटरैक्टिव है, ठीक है, और मोर वर्सेटाइल है। बस इसमें एक चीज़ की कमी है, वो क्या है कि मैं यूज़र जब नंबर लोकेशन एंटर करता है तो यूज़र को नहीं पता कि अरे भाई 0 से स्टार्ट होता है या 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। यूज़र से आप बोलेंगे कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, वो बोलेगा पहला, तो वो 1 एंटर कर देगा। ठीक है, तो यूज़र हमेशा जो है 1 से काउंटिंग स्टार्ट करता है। तो कीप इन माइंड कि जब मैं यूज़र से लोकेशन पूछ रहा हूँ, चाहे डिलीशन की हो या इंसर्शन की हो, तो यूज़र्स ये अज़्यूम कर लें वो 1 से ही एंटर करेगा। और जब फंक्शन में जाएगा तो मुझे इस बात को खुद ही एडजस्ट करना है कि लोकेशन यूज़र ने जो एंटर की है, उसमें एक माइनस कर दूँ। ठीक है, उसमें एक माइनस कर दूँ क्योंकि यूज़र की काउंटिंग, यूज़र एक लेमैन है, लेमैन प्रोग्रामर नहीं है। तो वो क्या करेगा, लोकेशन जब पहला एलिमेंट डिलीट करना होगा तो वो 1 कहेगा। ठीक है, तो लोकेशन जब भी मैं यहाँ से पास करूँ, ठीक है, अब 2 काम कर सकता हूँ, या तो मैं अपने फंक्शंस में जाके चेंज कर लूँ लोकेशन को, या यहीं से लोकेशन -1 करके पास करूँ। मैं सिंपल रखता हूँ, लोकेशन को -1 करके पास कर देता हूँ, तो वहाँ जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये ध्यान रहे कि यूज़र ने जो लोकेशन दी है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और ये -1 से आपने एडजस्ट किया है कि वो 0 से स्टार्ट हो। ठीक है? तो ये अब मोर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो गया है कि यूज़र एंटर करेगा 1 फॉर फर्स्ट एलिमेंट, 2 फॉर सेकंड एलिमेंट, 3 फॉर थर्ड एलिमेंट। लेकिन जब आप एरे के व्यू पॉइंट से देखेंगे तो आपको एक पता है 0 से स्टार्ट होती है काउंटिंग, तो आप -1 दोनों में लगा देंगे, इंसर्शन के एल्गोरिथम में भी और डिलीशन के एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया जो कि आपका लैब का टास्क भी था कि एरे के आपको जो ये फंक्शन थे, इसको करना था इन एन इंटरैक्टिव वे। तो इंसर्शन एंड डिलीशन के एल्गोरिथम को हमने एक सेपरेट प्रोग्राम में भी बना लिया और आपको एक मैंने ट्रिक भी बता दी कि इसको आप इस तरह मेन्यू में बना लें तो आप इसको अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। और यही अप्रोच तकरीबन हमारी आगे आने वाली जितनी भी लैब हैं, जितनी मेरे ख्याल से 100% लैब में यही अप्रोच है। डू वाइल लूप भी होगी, स्विच भी होगा, मेन्यू भी होगा और हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो बेहतर है कि आप भी इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लें। उसके बाद ये लीनियर सर्च है और हमारे पास बाइनरी सर्च है और लैब में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि लीनियर सर्च मैं आपको करके बता देता हूँ। लैब टास्क में कह रहे हैं कि यही देखें जो अभी आपको करके बताया, राइट अ कोड टू इंसर्ट एंड डिलीट इन एरे। Array should statically be allocated. An element of an array should be entered by the user. Also, item to be deleted and search लिख दिया, inserted होगा to be taken from the user. There must be separate programmer defined function for insertion and deletion. यानी एक टास्क मैंने आपके लिए कर दिया है लेकिन आप ये करके मुझे सबमिट कराएंगे, आपने भी ये करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मेन्यू बना के। और फिर दूसरा प्रोग्राम कह रहे हैं लीनियर सर्च का टास्क है, तो ये आपका टास्क है लेकिन ये भी मैं करके बता देता हूँ लीनियर सर्च के कैसे काम करता है। बाइनरी सर्च आप पे छोड़ दूंगा क्योंकि वो होम टास्क में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे। तो दूसरा टास्क वही है, बाइनरी सर्च का फंक्शन बनाना है बिल्कुल इंटरेक्टिव वे में, यानी सेपरेट फंक्शन बना के करना है अलग अलग। बिल्कुल जैसे मैं लीनियर सर्च का करूँगा आप वैसे ही
बाइनरी सर्च का कर देंगे। और लास्ट वाला टास्क तो आसान ही है, आपको डेटा गिवन है, आप लेकिन स्ट्रिंग है डेटा, ठीक है? थोड़ा-सा स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे कि मैं सर्च कर रहा हूँ और स्ट्रिंग सर्च कर रहा हूँ। जब नासिर को मुझे सर्च करना है तो कंपेयर करने के लिए मुझे पूरा नासिर मैच करना पड़ेगा, एन भी मैच होगा, ए भी मैच होगा, एस भी मैच होगा, आई भी मैच होगा, आर भी होगा। फिर इसमें केस सेंसिटिविटी भी आ जाती है कि कैपिटल एन, स्मॉल एन आर नॉट इक्वल। तो स्ट्रिंग की लाइब्रेरी के जो फंक्शन है, स्ट्रिंग कंपेयर वगैरह, वो आप इसमें यूज़ करके इसे कर सकते हैं। यानी इसमें डेटा इनिशियली गिवन है और इस पे आपको लीनियर सर्च को मॉडिफाई करना होगा फॉर स्ट्रिंग्स। मैं लीनियर सर्च को फॉर इंटीजर्स अभी करा देता हूँ और आप जो करेंगे वो फॉर स्ट्रिंग्स होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए कि अभी तक हमने जो एरे की कोई एग्जांपल्स वगैरह की, इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लें। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से कोड भी आगे-पीछे हुआ हुआ है। लीनियर में बाइनरी का कोड आ गया है और ये ऊपर चला गया। बाइनरी सर्च का कोड ऊपर चला गया, लीनियर का ये है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, मैनुअल में टाइपो हुआ हुआ है प्रिंट के वक़्त, ये ऊपर चला गया। ये बाइनरी सर्च का कोड है। ये वाला पीस जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला पीस ऑफ कोड बाइनरी सर्च का है और आप देख के भी बता सकते हैं, ये ऊपर चला गया है लेकिन ये नीचे आएगा बाइनरी सर्च के टॉपिक में। ठीक है? तो अभी तक अगर कोई क्वेरी हो एरे से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं लीनियर सर्च का एल्गोरिथम आपको एक मरतबा इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। जी क्लास, एनी क्वेरीज या क्लियर है ये वाली बात? चलें, आप लोग आज काफ़ी लो ऑन एनर्जी लग रहे हैं मुझे। एनीवेज़, तो हम लीनियर सर्च इम्प्लीमेंट करते हैं और मैं उसको इसी में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। हमारे पास मेन फंक्शन तो बना हुआ है, एक और मेन्यू आइटम डाल देंगे हम फॉर सर्च, तो सर्च भी इसमें आ जाएगा। इसी तरह आप चाहें तो उसी में अपने पास भी घर पे जब ट्राई करें तो ऐसे ही कर सकते हैं। पूरा-पूरा कोड दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लीनियर सर्च का एल्गोरिथम कैसे काम करता है कि मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट इंडेक्स से और लास्ट एलिमेंट तक कंपेयर कराता जाता हूँ। अगर डेटा मेरे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट से मैच हो जाता है तो मैं सक्सेस रिज़ल्ट रिटर्न करता हूँ, यानी मैं रिटर्न करता हूँ वैलिड लोकेशन, और अगर फेल हो जाता है तो मैं -1 या कोई भी नेगेटिव नंबर रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है? और लीनियर सर्च का अगर आप देखें तो इसके पास 3 इनपुट पैरामीटर्स आते हैं। डेटा यानी कि पूरा-पूरा एरे आता है, वो एलिमेंट जिसे ढूँढना चाहता हूँ, और लेंथ आती है, और लेंथ यहाँ पे मुझे पास बाय रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेंथ से बस मुझे रीड ओनली का काम है, मॉडिफ़िकेशन नहीं होगी लेंथ में। तो लेंथ यहाँ पे मैं पास बाय वैल्यू ही करूँगा और ये फ़ंक्शन रिटर्न करता है हमेशा लोकेशन। तो वापस मैं कोड पे ही चलता हूँ और इसी एरे वाली फ़ाइल में ही एक और फ़ंक्शन बना देता हूँ ताकि मैं यहीं से यूज़ कर सकूँ। तो ये रिटर्न करता है एक लोकेशन, तो वो एक इंटीजर होगी, और ये है लीनियर सर्च। मैं इसको फ़िलहाल सर्च का ही नाम दे देता हूँ क्योंकि एक ही लिख रहा हूँ। अब सर्च में लीनियर भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं लीनियर कर, इनपुट इसका भी एक एरे है, ठीक है? ये एल ही रख लेते हैं हम इसका नाम, कन्वेंशन सेम जा रही है। और लेंथ चाहिए होती है वो मैं एन रख लेता हूँ। इधर मुझे पास बाय रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मॉडिफ़ाई नहीं करने वाला हूँ एन की वैल्यू। और क्या चीज़ है, अच्छा इधर एन ऐसे आ रहा है, कोई फ़र्क इन दोनों एन में? कोई फ़र्क तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ये देखें, ये देखें डिलीट का वर्ड इधर हाइलाइट हो रहा है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, ये डिलीट का वर्ड हाइलाइट क्यों हो रहा है? ये इसलिए हाइलाइट हो रहा है कि डिलीट इज़ अ रिज़र्व कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, ठीक है? तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप डिलीट का वर्ड यूज़ ना करें क्योंकि ये रिज़र्व्ड है। रिज़र्व वर्ड का आपको ऑलरेडी पता है। तो इसका मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये सर्च कर लेता हूँ। सर्च में तीसरी चीज़ क्या थी? वही चीज़ है मेरे पास, वो एलिमेंट या वो आइटम जिसे मैं ढूँढना चाहता हूँ, तो मैं इसको नाम आइटम ही दे देता हूँ। ठीक है? इसके बाद इसमें क्या होगा, उस पे आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जैसे कि बता रहा था कि इसका रिकमेंडेड ये है कि आप डिलीट के बजाय इसको नाम से डिलीशन दे दें, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब ये रिज़र्व वर्ड नहीं है। डिलीट इज़ अ रिज़र्व वर्ड,
तो इसलिए वो प्रॉब्लम करेगा, कभी कभी बाईपास हो जाएगा, कभी कभी प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं भी जाके कर देता हूँ डिलीट के बजाय डिलीशन। ठीक है, तो या तो डिलीट एरे कर दें या कोई भी नाम दे दें, लेकिन डिलीट एग्जैक्टली डिलीट नहीं यूज़ कर सकते, अलाउ नहीं है। तो सर्च में क्या है, सर्च में मुझे एक लूप रन करनी है। ठीक है, लूप में फॉर भी लगा सकता हूँ, वाइल भी। यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ एक फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर आई, इंटीजर आई, और आई मेरा 0 से ही स्टार्ट होगा पहली लोकेशन से, और आई मेरा हमेशा लेस देन एन ही जाएगा, यानी लास्ट लोकेशन, और सिंपली आई मेरा इंक्रीमेंट होता रहेगा। और लूप के अंदर मैं एक ही काम कर रहा हूँ, चेक क्या कर रहा हूँ, एक इफ़ की कंडीशन है, और वो चेक करेगी कि इफ़ मेरा आइटम जो भी है वो मैच हो रहा है किस चीज़ से, किस चीज़ से मैच हो रहा है, करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट कैसे एक्सेस होगा, पहले आई लिख देता हूँ। अगर वो करंट एलिमेंट से मैच हो रहा है तो मुझे एक वेरिएबल है उसको मॉडिफाई करना है, और उस वेरिएबल का नाम है लोकेशन, एल ओ सी, जिसको मैंने इनिशियली -1 असाइन किया हुआ है। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा एल ओ सी को, और एल ओ सी इक्वल्स टू आई हो जाएगा। ठीक है, एल ओ सी इक्वल्स टू आई हो जाएगा, और फर्दर मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्रेक, क्योंकि मैं मज़ीद आगे चेक करना नहीं चाहता। एल्स मेरा काम कुछ नहीं है लूप के अंदर, लूप मेरी आगे बढ़ती रहे। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है, और इस लूप के एंड होने के बाद मुझे सिंपली रिटर्न कराना है रिटर्न एल ओ सी। तो लोकेशन में या तो -1 रिटर्न हो जाएगा, या तो लोकेशन में एक वैलिड इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी। अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो लोकेशन अपडेट होगी किसी वैलिड इंडेक्स से, और अगर ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होती, यानी मेरा एलिमेंट किसी भी डेटा से मैच नहीं होता, तो उस केस में लोकेशन ऑलरेडी -1 है तो -1 ही चली जाएगी। तो ये है सिंपलेस्ट तरीका इस इम्प्लीमेंट करने का। मैंने आपको क्लास में बताया था कि ओवरकिल क्या है कि यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊं और कर दूं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे सिंपल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा सर्च का एल्गोरिथम। अब इसे यूज़ करके देख लेते हैं ये काम करता है या नहीं। ठीक है, तो मैं वापस चलता हूँ अपने टेस्ट प्रोग्राम में, सॉरी test.c में, और यहाँ पे एक और चीज़ मेन्यू में डाल देता हूँ, और वो चीज़ क्या है, अच्छा तो मेन्यू थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सर्च को 3 पे डाल देता हूँ, सर्च 3 पर आ जाएगी, और डिस्प्ले में आगे बढ़ा देता हूँ 4 पे, और 4 पर मैंने डिस्प्ले डाल दी। ठीक है, यहाँ से भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसका केस 4 हो गया है, और केस 3 मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ सर्च के लिए। केस 3 आ गया मेरे पास सर्चिंग के लिए, और सर्चिंग के लिए क्या करना है, मुझे यूज़र को वही मैसेज देना है कि एंटर एलिमेंट जो भी वो सर्च करना चाहता है। तो ये वाली लाइन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं हम, एंटर एलिमेंट टू सर्च। ठीक है, अब यूज़र जो भी एलिमेंट डालेगा वो इसमें एलिमेंट में आ जाएगा, और मैं यहाँ से सर्च का मेथड कॉल कर देता हूँ। देखें इसने डिटेक्ट किया है कि नहीं। ठीक है, इसने डिटेक्ट कर लिया है। आप ये लीनियर एरे है पहला, तो मैं इसमें ARR पास कर देता हूँ। दूसरी चीज़ nth है उसकी, मैं सिंपल n पास कर देता हूँ। तीसरी चीज़ है आइटम, मैं उसमें ELEMENT एलिमेंट पास कर देता हूँ, और ये मुझे रिटर्न करता है हमेशा लोकेशन। तो लोकेशन को मैं लोकेशन में ही सेव कर लेता हूँ, लोकेशन नाम का मेरे पास ऑलरेडी वेरिएबल है, और यहाँ पे मैसेज भी दे दूंगा कि भाई जो आपने एलिमेंट फाइनली बोला था वो किस लोकेशन पर मौजूद है। तो यहाँ पे एक मैसेज ले लेते हैं, और ये ब्रेक डाल देते हैं, और printf में मैसेज क्या दूंगा कि आपका एलिमेंट %d, यानी एलिमेंट %d हैज़ बीन। अच्छा, यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी लोकेशन की वैल्यू क्या आई है। तो यहाँ पे पहले मैं इफ़ लगाता हूँ, 2 पॉसिबल मैसेज हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे चेक करना है कि लोकेशन अगर तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 आ रही है तो इसका मतलब वैलिड है,
और वैलिड के केस में मैं कहूँगा कि एलिमेंट फाउंड एट, फाउंड हो गया और एट कौन सी लोकेशन। अच्छा अब ध्यान रहे यहाँ पे भी लोकेशन की वही वाली बात है, यूज़र को मैसेज दे रहा हूँ तो यूज़र के व्यू पॉइंट से मेरे पास जो लोकेशन रिटर्न होकर आई है वो 0 से स्टार्ट होती है और यूज़र को जो डिस्प्ले कराना है वो 1 से कराना है। तो लोकेशन जब मैं %d कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो कीप इन माइंड मुझे लोकेशन को एडजस्ट करके दिखाना है यूज़र को, ठीक है। अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, अभी आपको पहले 0 वाले पर्सपेक्टिव से समझा दूंगा और फिर उसके बाद में चेंज कर दूँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एल्स आप सिंपली मैसेज दे देंगे, क्या मैसेज दे देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि अब -1 होगा, इसके अलावा या कोई भी नेगेटिव नंबर होगा 0 से बड़ा इक्वल नहीं है, तो आप कह देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, दैट्स इट। ये करेंगे और आपकी फिर लूप ये केस 3 ब्रेक हो जाए। तो सर्च में क्या आपने यूजर से बोला भाई एंटर एन एलिमेंट टू सर्च, एलिमेंट आया, एलिमेंट को आपने पास किया, सर्च के मेथड ने रिटर्न की लोकेशन, लोकेशन अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो आप बता दें एलिमेंट इस लोकेशन पे मिल गया है, अदरवाइज आप कहते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसको टेस्ट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एरे में मुझे एलिमेंट इंसर्ट करने पड़ेंगे, मैं इंसर्ट कर लेता हूँ से वही 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5। मुझे आप कौन सा इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहेंगे, मैं कह देता हूँ 3 सर्च करना चाह रहा हूँ। बोले एंटर एलिमेंट टू सर्च, कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हैं, मैंने कहा मैं सर्च करना चाह रहा हूँ 7। मैंने इसको डेटा दिया 7 और 7 मेरे डेटा सेट के पार्ट नहीं है तो ये नॉट फाउंड डिस्प्ले करेगा। तो इसने मैसेज दे दिया एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। क्विट नहीं करता, दोबारा से सर्च करता हूँ, सर्च, अब कोई वैलिड डेटा दे के देख लेता हूँ, वैलिड डेटा दे देता हूँ मैं इसे 5, तो ये मुझे लोकेशन में रिटर्न करेगा 4 क्योंकि इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। तो ये कह रहा है एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 4, ठीक है। लेकिन यूजर का व्यू पॉइंट, ठीक है, ये जो लोकेशन 4 आया ये तो इंडेक्स आई है, यूजर के लिए इंडेक्स जैसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यूजर तो ये जानना चाह रहा है पहला एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो यूजर कहेगा यार ये 4 बता रहा है जबकि चौथी लोकेशन पे तो 4 है, तो इसलिए यूजर यहाँ पे कंफ्यूज रहेगा। तो यूजर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ और लोकेशन को 0 से स्टार्ट करने के बजाय क्या कह दूंगा कि वो 1 से स्टार्ट हो तो +1 कर दूंगा। यानी यूजर से जब डील कर रहा हूँ तो उससे 0 कभी भी शो नहीं होगा, उसे शो होगा 1, जब 0 होगा तो 1 शो होगा, 1 होगा तो 2 शो होगा एंड सो ऑन, इस तरीके से इसे शो। तो कॉर्मर रन कर लेते हैं, मिक्स करके देखते हैं अब। तो इनिशियली भाई मैंने कहा कि 4 एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 2 3 4। मैं इसमें एक इंसर्ट भी कर देता हूँ, इंसर्ट कर दिया एलिमेंट 66 और ये एलिमेंट इंसर्ट कर दिया लोकेशन, ठीक है। याद रहे यूज़र लोकेशन बता रहा है, अब यूज़र 3 बोल रहा है तो यूज़र का मतलब है ये 3 वाली प्लेस में इंसर्ट हो। यूज़र क्या बता रहा है, ये 3 वाली प्लेस में इंसर्ट हो। अब क्योंकि हमने लोकेशन को चेंज कर लिया तो ये 66 जो इंसर्ट होगा ये 3 की जगह इंसर्ट हो जाएगा और 3 और 4 आगे मूव हो जाएंगे और ये बात हम वेरीफाई कर सकते हैं 4 करके, देखा। तो ये थर्ड लोकेशन यूज़र के व्यू पॉइंट से होगी। अब अगर मैं सर्च करना चाहूँ, सर्च भी कर सकता हूँ मैं, आपको सामने अभी एक नया एलिमेंट इंसर्ट हुआ है और ये चले मैं अभी एक काम करता हूँ, पहले सर्च कर लेता हूँ 3 और इसमें मैं सर्च करता हूँ 55, रिजल्ट आ रहा है एलिमेंट नॉट फाउंड। मैं इंसर्शन करता हूँ, इंसर्शन में एलिमेंट 55 इंसर्ट कराता हूँ, लोकेशन कोई सी भी हो सकती है, मैं लोकेशन ले लेता हूँ लोकेशन से 4, ठीक है। डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ कि 55 इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने सर्च एल्गोरिथम अप्लाई किया था इसी डेटा सेट पे फॉर 55 तो रिजल्ट आया था फॉल्स, लेकिन अब मैं सर्च रिजल्ट अप्लाई करता हूँ और दोबारा से 55 देता हूँ तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब ये कह रहा है कि 55 डेटा जो है मौजूद है और लोकेशन नंबर 4 पे मौजूद, लेकिन लोकेशन 4 कह रहा है यूज़र के व्यू पॉइंट से 1 2 3 4, यानी यूज़र कह रहा है चौथी लोकेशन पे मौजूद है मेरे पास 4, चौथी लोकेशन पे मौजूद है मेरे पास 55। तो आपने देखा ये एल्गोरिथम मेरा सर्चिंग का भी सही काम कर रहा है और हमने कितनी मिनिमम चेंजेस के साथ या मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन के साथ इसको अपने कोड में ऐड कर लिया। क्यों ऐड कर लिया, क्योंकि मेरा कोड अब सॉर्ट ऑफ मॉड्यूलर था। मैंने इंसर्शन डिलीशन का पहले से बनाया हुआ था, मुझे इंसर्शन चाहिए थी, सर्चिंग चाहिए थी, तो मैंने एक और केस डाला और उसमें सर्चिंग डाल दी।
आप इसी तरह इस कोड में बाइनरी सर्च भी डाल सकते हैं, इसी तरह चाहें तो और फर्दर अगर एरे पे ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहे होंगे तो कर सकते हैं। सिंपली फंक्शनैलिटी वाला पार्ट हेडर फाइल में डालते जाएँ और उसको यूज़ करने वाला पार्ट आप केसेस में इस तरीके से डालें। तो अब आपने देखा कि आज की लैब में हमारा कोड कुछ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हो गया और डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा भी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे जो एक्चुअल इस लैब के कोड हैं वो मुश्किल नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर ज़रूर है। ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर ज़रूर है, क्योंकि उसमें इसी तरह के मेन्यूज़ बनेंगे हर लैब के अंदर। तो अब आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते कि बड़ा कोड नहीं लिखना, बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन बड़ा इज़ नॉट ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है? ये नहीं समझना कि बड़ा है तो डिफ़िकल्ट भी है। आप लेंथ देख के ना डर जाएँ। आप देखेंगे इतने सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे ब्रेक करके बताऊँ, तो इसमें देखिए मैंने सिर्फ़ यूज़र से इनपुट लिया हुआ है कि भई आप बता दें कौन-सा डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कितने एलिमेंट करना चाह रहे हैं, ये किया हुआ है। डू व्हाइल लूप के अंदर आए तो डू व्हाइल लूप के अंदर ये वाली लाइन सिर्फ मेन्यू बता रही है भाई कि 1 करोगे तो ये होगा, 2 करोगे तो ये होगा, 3 करोगे। अब मेन्यू है तो मेन्यू के लिए मैंने स्विच केस लगाया, 1 के केस में 1 की सारी लॉजिक लिख दी। देखिए 3-4 लाइन्स हैं। इंसर्शन की लाइन आ गई। 2 के केस में 2 की लाइन लिख दी, डिलीशन की लाइन आ गई। हार्डली 4 लाइन। सर्चिंग के केस में सर्चिंग की लाइन आ गई, ये आ गई। हार्डली ये भी 4-5 लाइन्स हैं। और डिस्प्ले के केस में सिर्फ मैंने वो जो हमेशा प्रिंट की कमांड लिखता था ना, वो मैंने डिस्प्ले में डाल दी। ये वाली लॉजिक तो केस 4 पुरानी है। और एक सेफ केस के लिए मैंने ये भी दे दिया कि अगर यूज़र के अलावा कोई नंबर एंटर करे तो उसे मैसेज दे दूँ, भई आपने गलत किया है। और ये वाली लाइन सिर्फ़ इसलिए कि लूप को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ या नहीं। इस जगह पे मैं चाहूँ तो ये भी इस तरीके से भी लिख सकता था, ch इक्वल्स टू गेट ch, ये भी कर सकता था, गेट चे भी कर सकता था। ये सब काम एक ही जैसे थे। ठीक है? तो मैं इस जगह ये वाला लाइन भी लिख सकता था, स्कैनफ कैरेक्टर भी कर सकता था। फास्ट वे गेट ch वाला है, लेकिन मैंने अगर गेट ch अभी इधर लिखता तो फिर मुझे कॉनायो की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती। मैंने फिलहाल उसे अवॉइड किया और स्कैनफ से ही काम चला लिया। ठीक है? तो कोड मुश्किल नहीं है, कोड डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है? कीप इन माइंड लेंथी इज़ नॉट ऑलवेज़ डिस्क्रिप्टिव। हमारे कोड इस लैब में डिस्क्रिप्टिव होंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि हर कोड डिफ़िकल्ट भी है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आपकी कंसंट्रेशन अब ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि अब ज़्यादा देर तक मैं लिखूँगा, तो ज़्यादा देर तक आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है? डिफ़िकल्टी इतनी नहीं है, फिर कह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव है। जिस तरीके से एरे की लैब करेंगे, उसी तरीके से अगले हफ्ते हम फिर स्टैक की आएगी तो वो भी वैसे ही करेंगे, क्यू की आएगी वो भी वैसे ही करेंगे। और अब मैं बहुत सारे पीस ऑफ कोड रीयूज़ करने वाला हूँ। आज तो मैंने बहुत सारा आपके सामने लिख के दिखा दिया है, लेकिन आगे की लैब में ये मेन्यू अगर बनाना होगा तो मैं मेड फ्रॉम स्क्रैच दोबारा-दोबारा नहीं बनाऊँगा, मैं एरे ही का कॉपी पेस्ट करूँगा और उसे मॉडिफ़ाई कर लूँगा। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, सिर्फ़ एरे की लैब में थोड़ा एफर्ट करें, लंबा सा कोड एक ही दफ़ा लिख लें साफ-सुथरा सा, और फिर उसको हर लैब में रीयूज़ करें। तो आप देख सकते हैं आज मेरी लैब में एक्स्ट्रा फाइल्स कोई भी नहीं है। हम इससे पहले की जितनी लैब्स करते आ रहे हैं उसमें देखिए कितनी सारी फाइल्स बना रहे हैं, क्योंकि वो हम छोटे-छोटे प्रोग्राम अलग-अलग फाइल्स में कर रहे थे। जबकि इस वाले में हमारे पास सिर्फ़ 2 फाइल्स हैं, एक हमारी एक्सी फाइल है मेन, और एक हमारी हेडर फाइल है। हेडर फाइल में मैंने अपनी मेन कोडिंग डाल दी और टेस्ट में मैं मेन फंक्शन बना। तो इन दोनों को अलग करने के पीछे पर्पज़ भी यही था कि आगे जब स्टैक की लैब आए ना, तो आपको मसला ना हो कि यार ये तो मेरा एरे का कोड है, मैं इसे चेंज कैसे करूँ? आपको कोई मसला नहीं है। आप एरे की जगह उधर स्टैक डॉट एच डाल देंगे और ये मेन्यू थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई होगा, ये काम चल जाएगा और मैं आगे करके भी दिखाऊँगा कि देखें हम ये प्रीवियस चीज़ें कैसे रीयूज़ कर सकते हैं विथ मिनिमम और इवन नो कोडिंग एफर्ट्स। ठीक है? तो आप लोग भी अगर इसी तरीके से साफ-सुथरा तरीके से कोड एक मर्तबा बना लेंगे तो आगे आप लोगों को परेशानी नहीं। तो लैब में मेरी तरफ से इतना ही था, टास्क मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, लीनियर सर्च बना दी। इसी तरीके से बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आप इसी तरह करेंगे तो ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है? इतना मुश्किल नहीं है, चूँकि अगर ये भी मैंने कर दिया तो फिर आपके पास लैब में कुछ नहीं बचेगा। आउट ऑफ समझ लें कि 3 टास्क मैंने लगभग करके दिखा दिए हैं आपको। तो अब आपको सिर्फ़ उसको फ़ॉलो करना है और करना है। सिर्फ़ सोचने वाला काम आपका है, ये बाइनरी सर्च वाला टास्क, और ये स्ट्रिंग में करना है लीनियर सर्च। यानी यहाँ पे मैंने इंटीजर रखा हुआ है ना, इधर, यानी इसके जो डेटा एलिमेंट हैं ये इंट हैं। इंट के बजाय आपको क्या रखना पड़ेगा? स्ट्रिंग रखना पड़ेगा या कैरेक्टर एरे रखना पड़ेगा, यानी 2D हो जाएगा एक तरीके से ये। ठीक है? तो अब आप इसको देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। तो ये 2 टास्क हैं आपके पास, और आज से हमारी एक्चुअली एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर की रियल लैब्स स्टार्ट हुई हैं।
ठीक है, इससे पहले तो हम सॉर्ट ऑफ रिकैप पे और पुराने टॉपिक से डिस्कस कर रहे थे। तो आज से हमारी एक्चुअल एडीएस एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स की लैब किक ऑफ हुई है। तो अब थोड़े ज़्यादा आप लोगों की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी और लिखना यानी डिस्क्रिप्टिव कोड्स आएंगे। फिर वही कह रहा हूँ, एक दफ़ा लिख लो, हर लैब में से मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। कोड डिस्क्रिप्टिव अब होने वाले हमारे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव कह के डरा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, यानी टाइम लेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा इनकी कोडिंग। अब वो आईसीपी की तरह से नहीं है कि आप 5-6 लाइन में कोड करें और टास्क हो जाए। अब टास्क थोड़े डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से लैब में इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं, और अगर कोई क्यूरीज हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। जी क्लास, एनी क्यूरीज और शुड आई कंक्लूड द लैब? ठीक है, तो फिर लैब में कंक्लूड करता हूँ, सिंस देयर आर नो क्यूरीज और नो नॉइज एट ऑल। मेरे ख्याल है आज सब सुबह सो रहे हैं, फर्स्ट शुरू का सेशन है। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर लूँगा, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो इसे रिवॉच कर लीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।